हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैंने कहा था ना 10 दिन बचे हैं, तो हम प्रैक्टिस को देखेंगे, प्रैक्टिस कवर करेंगे लगभग 120 क्वेश्चन का। एंड इसमें भी 120 क्वेश्चन है, बट मैंने पैराग्राफ जो है मतलब जो पैसेज है उसको हटा दिया है। तो टोटल आपके 115 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जो आपके ग्रामर प्लस लिटरेचर के मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस थ्योरी सब कराई जाती है। जैसे कि आपकी एलटी ग्रेड की थ्योरी क्लासेस कराई गई हैं, वैसे ही जितनी भी अपकमिंग एग्जाम होंगे सभी की थ्योरी क्लासेस कराई जाएंगी। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट आप इसका बेनिफिट आपको मिले। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द वेस्टलैंड वेयर इज। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इन द वेस्टलैंड वेयर इज द स्टर्नबर्गर सी। ये जो स्टर्नबर्गर सी है ये कहाँ पे मिलता है, वेस्टलैंड के किस पार्ट में मिलता है। अच्छा, ये वेस्टलैंड में ही है, ये जिक्र इन्होंने मेंशन किया है, टीएस इलियट साहब ने स्टर्नबर्गर सी का मेंशन किया है। कहाँ पे, द वेस्टलैंड में। द वेस्टलैंड के किस पार्ट में, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, जो फर्स्ट पार्ट नहीं है, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, उस सेक्शन में इन्होंने स्टर्नबर्गर सी का जिक्र किया है। ये स्टर्नबर्गर सी है कहाँ, ये पूछा जा रहा है। जस्ट आउटसाइड लंदन, या फिर इन मिशिगन, या फिर नियर म्यूनिक, या इन पेरिस, कहाँ पे ये है। और इसका मेंशन इन्होंने द ब्यूरियल ऑफ डेड में किया है, तो ये भी ध्यान रखना। द ब्यूरियल ऑफ, इसका मेंशन कहाँ पे किया है, द ब्यूरियल ऑफ डेड में किया है। द ब्यूरियल ऑफ डेड ये किसका सेक्शन है, द वेस्टलैंड का जो फर्स्ट सेक्शन है उसी में इसका मेंशन किया है स्टर्नबर्गर सी। ठीक है, इसका जिक्र आता है। स्टर्नबर्गर सी ये एक लेक है, ये एक क्या है, लेक है। कहाँ पे, जो आपके जर्मनी में ये लेक मिलेगी। ठीक है, जो जर्मनी में म्यूनिक 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 क्या है, ये एक सिटी है, ये जर्मनी का एक सिटी है जिसका नाम है म्यूनिक। और इस सिटी के पास ये जो लेक है ना स्टर्नबर्गर सी, ये वहीं पे सिचुएटेड है। तो पोइट्री में द वेस्टलैंड में ब्यूरियल ऑफ डेड वाले सेक्शन में टीएस इलियट साहब ने कहा है, पोइट्री में कहा गया है कि गर्मियाँ इस झील के ऊपर से आती हैं, जो गर्मी आती है वो इसी झील के ऊपर से आती है। तो इन्होंने यहाँ पे इसका मेंशन किया है, जिक्र किया है, कहाँ पे, वेस्टलैंड के द ब्यूरियल ऑफ डेड में। बर्गर सी, बर्गर सी क्या है, ये एक सिटी है। कहाँ की सिटी है, जर्मनी में। ये एक स्टर्नबर्गर सी क्या है, ये एक लेक है। कहाँ पे, जर्मनी में एक म्यूनिक शहर है, उसी के पास ये लोकेटेड है। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द थीफ हु स्टोल द जैस्मिन फ्लावर्स इन द नॉवल द बैचलर ऑफ आर्ट। द बैचलर ऑफ आर्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन थीप है जो जैस्मिन फ्लावर को चुराता है। जैस्मिन, चमेली के फूल को चुरा रहा होता है कौन। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स किसका है, ये आर.के. नारायण साहब का है बैचलर ऑफ आर्ट्स। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है बैचलर ऑफ आर्ट्स में, चंद्रन है ना, मेन कैरेक्टर्स है। चंद्रन किससे प्यार करता है, मालती से। लास्ट में शादी किससे होती है, सुशीला से। खैर, यहाँ पे बात ये हो रही है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो मेन कैरेक्टर है चंद्रन, वो देखता है कि एक पर्सन है वो जैस्मिन का फूल चुरा रहा है। जब चंद्रन उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई चोर वोर नहीं है, बल्कि क्या है, एक सन्यासी है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी इज करेक्ट। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। गणपति शास्त्री इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में ये गणपति शास्त्री कौन है, ये हमें बताना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में गणपति शास्त्री कौन है। प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है, मैच मेकर है, या नाना ऑफ दीज है। देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट ये भी किसका वर्क है, ये भी आपके उन्हीं का है, आर.के. नारायण जी का है। ये नॉवल है, और इस नॉवल में ना जो गणपति शास्त्री एक मेन कैरेक्टर है, जो गणपति शास्त्री है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक बिचौलिया का काम करता है। बिचौलिया मीन्स मैच मेकर का काम करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये किसका काम करता है, मैच मेकर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। And how ridiculous, oh war, the dream of patriots and heroes, a fraud blunt shill, a hollow sham like love, who uttered। ये बात कौन कहता है, ये कहता कौन है, आर्म्स एंड द मैन का है। ये लाइनें जो है आर्म्स एंड द मैन की ही है,
बट आपने बताना है कि कैरेक्टर कौन कहता है, ब्लैंचफील्ड कहता है कि सर्जियस कि निकोला, कौन कहता है ये बात, ये हमें बताना है। ठीक है, कौन कहता है ये बात। देखिए ये जो डायलॉग है ना, ये आर्म्स एंड द मैन का ही है, और आर्म्स एंड द मैन ये किसका वर्क है, ये है ये एक ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, ये जे बी शॉ का है। और ये जो टर्म, ये जो शब्द है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये सर्जियस द्वारा कहा जाता है। सर्जियस बोलता है, कब बोलता है, जब वो युद्ध की जो रियलिटी है, जो वॉर की रियलिटी है, और उसकी जो मंगेतर होती है रैना पेटकॉफ, उसके झूठे आदर्श प्रेम से निराश होकर ये बात कहता है कि युद्ध और प्यार दोनों ही एक क्या है, शैम है, दोनों ही एक क्या है, शैम है। शैम मतलब क्या होता है, ढोंग। ठीक है, दोनों ही शैम है, तो ये ध्यान रखना, ये सर्जियस कहता है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। शॉ वॉज, शॉ क्या है, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, अमेरिकन ड्रामे, आयरिश हैं, क्या कौन है। देखिए ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म डबलिन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड की ये क्या है, कैपिटल है डबलिन। ठीक है, डबलिन, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन में इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें एक आयरिश ड्रामेटिस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, आयरिश ड्रामेटिस्ट माना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द कंप्लीट नेम ऑफ W.B. ईट्स, W.B. ईट्स का कंप्लीट नेम क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। W.B. ईट्स का कंप्लीट क्या है, तो W.B. ईट्स का विलियम बटलर ईट्स, ये इनका कंप्लीट नेम है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। टू विच कैटेगरी डज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है बाय शेक्सपियर, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स इसका जॉनरा क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, या नन ऑफ दिस। देखिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, और इसमें क्या होता है ना, ये एक अनोखा ही प्ले है, एक यूनिक प्ले है। हालांकि इसका जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है, शादी और एंटोनियो की जान बचाना, लास्ट में यही होता है, जान भी बच जाती है, शादी भी हो जाती है। लेकिन इसमें जो शाइलॉक है उसकी क्रूरता और जान लेने की धमकी जैसे ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये सीरियस एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसे केवल कॉमेडी ना कहकर ट्रेजी कॉमेडी कहना ज़्यादा सही माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, केवल कॉमेडी ना कहना, ट्रेजिक कॉमेडी कहना ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसमें हैप्पी भी है और ट्रेजिक दोनों ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वेयर इज़ पोर्शिया हाउस सिचुएटेड, तो पोर्शिया का हाउस कहाँ पे आपको मिलेगा, पोर्शिया का हाउस कहाँ पे है। देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात अगर हम करेंगे, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें दो सेटिंग है, दो मेन प्लेस के बारे में बात होती है। एक तो वेनिस से वो कहानी स्टार्ट होती है, वेनिस एक जगह इसकी सेटिंग है जहाँ से व्यापार शुरू होता है ना, और एक होता है बेलमोंट, एक जगह और दिखाया जाएगा, एक की सेटिंग कहाँ रखी गई है, बेलमोंट में। तो बेलमोंट में कौन रहता है, पोर्शिया रहती है, बेलमोंट में पोर्शिया, जो कि प्ले की हीरोइन है पोर्शिया, और इसका घर भी बेलमोंट की पहाड़ियों में ही सिचुएटेड है, जहाँ वो अपने कास्केट सीन का आयोजन करती है, स्वयंवर का। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ स्काई लार्क, यहाँ पे स्काई लार्क की लेंथ का पूछा जा रहा है, जो पीवी शैली का स्काई लार्क है उसके लेंथ का पूछा जा रहा है कि वो कितने, उसका लेंथ कितना है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, स्काई लार्क यानी कि जो शैली की टू आई स्काई लार्क है उसके रेफरेंस में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये एक ना समान, एक जनरल स्काई लार्क पक्षी की जो लंबाई होती है, अगर हम देखें एक समान जो स्काई लार्क होती है उसकी जो लंबाई होती है, उसकी जो लेंथ होती है, वो अप्रॉक्स 18 या 19 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे हम 18 पे जाएंगे, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ चलिए। व्हेन द बर्थडे पार्टी वॉज फर्स्ट स्टेज 1958 द क्रिटिक वर जनरली, बर्थडे पार्टी जब पहली बार इसको स्टेज किया गया था 1958 में इसको पहली बार स्टेज किया गया था, परफॉर्म किया गया था, तो क्रिटिक ने आमतौर पर क्या कहा था इस प्ले को, फुल ऑफ प्रेस यानी कि तारीफ किया था, कि ल्यूकवार्म कहा था, कि हॉस्टाइल कहा था, या कुछ भी नहीं कहा था, ये बताना है। ठीक है, क्या कहा था ये बताना है। ठीक है, तो बताना है। तो देखिए क्या हुआ था कि ये हैरोल्ड पिंटर का प्ले है, कॉमेडी ऑफ मैनस माना जाता है हैरोल्ड पिंटर का। ठीक है, हैरोल्ड
पिंटर। कॉमेडी ऑफ मेनेस प्ले है बर्थडे पार्टी। जब ये पहली बार 1958 में लंदन में इसको जब स्टेज किया गया था तो जो क्रिटिक ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, इस प्ले को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। और रिएक्शन में क्या बोले थे, रिएक्शन में हॉस्टाइल था, यानी कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा, ये जो क्रिटिक की रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, शत्रुतापूर्ण था। अब प्ले एक हफ्ते में ही बंद हो गया था, ये जो प्ले था ना वो एक हफ्ते में ही बंद हो गया था, मतलब क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द बर्थडे पार्टी व्हाट इज़ द मेज बर्थडे प्रेजेंट टू स्टैनले। तो बर्थडे पार्टी में जो मेज थी, जो लैंड लेडी थी, जो स्टैनले वेबर को बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी एक माँ की तरह, उसने उसके बर्थडे पार्टी में क्या प्रेजेंट दिया था। तो जो मेज है ना, उसके जन्मदिन पर, उसके बर्थडे पार्टी पर एक टॉय ड्रम देती है गिफ्ट में, और स्टैनले क्या करता है, उसे गले में लटका कर बजाता है। तो अ टॉय ड्रम इज करेक्ट, ध्यान रखना बच्चे इसको। स्टैनले वेबर इसका प्रोटैगनिस्ट है, इस प्ले में स्टैनले वेबर प्रोटैगनिस्ट है। और ये जो मेज है ये लैंड लेडी है जहाँ पे स्टैनले स्टे किया हुआ है, और ये मेज इसको काफ़ी प्यार करती है, माँ की तरह लाड करती है। और इसमें दो और मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं, मैकनेन एंड गोल्डबर्ग, ये ध्यान रखना। व्हेन वाज फ्रांसिस बेकन बॉर्न, तो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैं ये फ्रांसिस, अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कौन है तो ये फ्रांसिस बेकन माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था ये बात करना है, इनका जन्म कब हुआ था ये बताना है हमें, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना इनका जन्म ना 22 जनवरी 1561 को हुआ था। कैसे याद रखोगे इसको, अब टाइम टेबल इसका कैसे याद रखोगे, तो 1564 में किसका जन्म हुआ था। आपको शेक्सपियर का तो रट्टा ही मार के बैठे होंगे, शेक्सपियर को तो आपको पता ही होगा। तो 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ, और ये 1561 में जन्मे, यानी कि शेक्सपियर से बड़े थे, ठीक है। ये शेक्सपियर से बड़े थे, तो 61, 62, 63, 64, तो बस इतना याद रखना है। शेक्सपियर का याद है, 1561 याद रख लीजिएगा, 2-3 साल ये बड़े थे। तो ऐसे आप इनका डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर वाज फ्रांसिस बेकन बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे फ्रांसिस बेकन साहब, कहाँ पे पैदा हुए थे। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म ना यॉर्क हाउस स्ट्रीट लंदन में हुआ था, यॉर्क हाउस स्ट्रीट लंदन में ये जन्मे थे, तो ये ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोनों भाइयों ने क्या किया है, प्रॉपर्टी के ऊपर उनका क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है। फॉल्स आउट आएगा, फेल आउट आएगा, फेल ऑन आएगा या फेल ऑफ आएगा, ये बताना है क्या आएगा। सो राइट आंसर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स क्या होता है, फॉल आउट मीन्स मतलब टू क्वेरल, यानी कि झगड़ा करना। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये पास्ट में जाएगा, तो फॉल आउट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फेल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। बताना है एक ऐसा पर्सन जो अपने रिलीजन को क्या कर दे, त्याग दे, जो अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को त्याग देता है। ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजर्टर कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं, एपोस्टाट कहते हैं, या टर्नकोट कहते हैं। टर्नकोट मतलब जो दल बदलू टाइप का इंसान होता है उसे बोलते हैं। एपोस्टाट कहते हैं ऐसे पर्सन को जो अपने धर्म, अपने बिलीफ को त्याग दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, धर्म त्यागी बोलते हैं ना, एपोस्टेट। हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन मारता है। देखिए शेक्सपियर की प्ले मैकबेथ के लास्ट में क्या होता है, जो मैकडफ और मैकबेथ के बीच में युद्ध होता है ना, तो मैकडफ कौन रहता है, जो अपनी माँ के गर्भ से ऐसे समान रूप से पैदा नहीं होता, बल्कि सी सेक्शन बर्थ होता है ना, तो मैकडफ क्या करता है, मैकबेथ का सिर काट कर उसे मार डालता है। तो मारता कौन है, मैकडफ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मेनी मेन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ। तो मैकबेथ में हम बात करेंगे जब पूरा प्ले स्टार्ट था, थ्रू आउट द प्ले की बात हो रही है, पूरे प्ले में कितने लोग थे जिन्होंने स्कॉटलैंड के जो राजा बने, जिन्होंने शासन किया स्कॉटलैंड के। तो प्ले के दौरान कितने लोग थे जो राजा बनते हैं, प्ले के दौरान ये बताना है, प्ले के दौरान कितने लोग थे जो राजा बनते हैं। देखिए जब प्ले शुरू होता है ना, तो प्ले की शुरुआत में राजा कौन रहता है, ऑलरेडी डंकन साहब रहते हैं, है ना। जब प्ले स्टार्ट होता है तो डंकन ऑलरेडी राजा रहते हैं।
देन डंकन को मारकर राजा कौन बनता है? मैकबेथ। मैकबेथ बनता है ना। उसके बाद मैकबेथ को किल्ड बाय मैकडफ। मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ मारता है लास्ट में, प्ले के लास्ट में। मैकबेथ के मरने के बाद राजा कौन बनता है? मैल्कम। मैल्कम कौन रहता है? सन ऑफ डंकन, ध्यान रखना। तो टोटल कितने हो गए? 3। सो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेशियन अर्न। चलिए इसका बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कीट्स का जो ग्रेशियन अर्न है ना, कीट्स का, जॉन कीट्स का जो ग्रेशियन अर्न है, ये जो पोयम है, इसमें कीट्स ने ग्रेशियन अर्न को क्या क्या कहकर पुकारा है। तो क्या क्या कहकर पुकारा है वो तो है ही है, क्या नहीं कहकर पुकारा है, क्या उनको डिस्क्राइब नहीं किया, नहीं दिया है, क्या कहकर नहीं पुकारा है, ये बताना है। ग्रेशियन अर्न को वो क्या कहकर नहीं पुकारे हैं। सिल्वियन हिस्टोरियन ऑन एटिक स्पेक अ गोल्ड पेस्टोरल अ मिस्टीरियस प्रिस्ट। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना, जॉन कीट्स की ये पोयम मैंने बाकायदा बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ाया है, इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो ग्रेशियन अर्न में क्या होता है? ओडा ने ग्रेशियन अर्न में जो अर्न है उनको ना, अर्न को ना कई नामों से पुकारते हैं कीट्स। सबसे पहले सिल्वियन हिस्टोरियन कहते हैं कि ये जो अर्न है ये सिल्वियन हिस्टोरियन, ये पूरा इतिहास दिखा रहा है, पूरा इतिहास बता रहा है, इसमें पूरा इतिहास छिपा हुआ है। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा एटिक शेप कहते हैं, एथेंस का आकार भी कहते हैं अर्न को। ये सारे अर्न को वो नाम देते हैं, इन्हीं नामों से वो पुकारते हैं। पहले सिल्वियन हिस्टोरियन कहते हैं अर्न को, देन उसके बाद कहते हैं ऑन एटिक शेप कहते हैं, यानी कि एथेंस का आकार, बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद कोल्ड पेस्टोरल भी कहते हैं, ठंडी देहाती कविता भी कहते हैं अर्न को। ये तीनों पुकारते हैं, पुकार के कहते हैं, बट मिस्टीरियस पृष्ठ नहीं कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मिस्टीरियस पृष्ठ करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं कहते हैं। ये जो मिस्टीरियस पृष्ठ है ना, ये पोइट्री में मिस्टीरियस पृष्ठ उस पिक्चर का पार्ट है जो कलश पर बना है, जो अर्ण पे बना है। ये अर्ण का नाम नहीं है, इस नाम से पुकारते नहीं हैं, बल्कि ये जो अर्ण, ये जो मिस्टीरियस पृष्ठ है ना, ये एक पिक्चर है, और ये पिक्चर कहाँ बनी हुई है? उसी अर्ण पर बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें पुकारते नहीं है इस नाम से। When was Ode to the West Wind written? Ode to the West Wind कब लिखा गया है, ये बताना है। Ode to the West Wind कब लिखा गया है? देखिए बात करेंगे Ode to the West Wind, ये पीबी शैली ने लिखा है, और ये पीबी शैली की सबसे फेमस पोइट्री है। और इसको इन्होंने कब लिखा था? जब वो इटली में थे। इटली में फ्लोरेंस सिटी के पास एक जंगल है, वहाँ पे जब ये थे ना, तब इन्होंने लिखा था 1819 में। तो ध्यान रखना, कहाँ पे? इटली के फ्लोरेंस सिटी के पास एक जंगल में थे, उसी समय इन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड लिखा था। चलिए, द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइज्ड इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। तो ओड टू द वेस्ट विंड जब वो लिखते हैं, मैंने पढ़ाया इसको भी, ओड टू द वेस्ट विंड, तो शैली कौन सी इमेज को सबसे पहले बताते हैं, कौन सी इमेज को वो विजुअलाइज करते हैं ओड टू द वेस्ट विंड में? वो फर्स्ट इमेज कौन सी है बताना है, वो फर्स्ट इमेज कौन सी है? इंचेंटर का नाम लेते हैं कि फियर्स मेनेट का नाम लेते हैं कि ब्लू मेडिटेरेनियन का नाम लेते हैं कि कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग, क्या बोलते हैं? कौन सी इमेज को सबसे पहले वो बताते हैं? देखिए, पोइट्री की जब शुरुआत होती है ना ओड टू द वेस्ट विंड की, तो जो शैली है ना, वो वेस्ट विंड को क्या कहते हैं? वेस्ट विंड को वो एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जो ड्राइड लीव्स हैं, यानी कि सूखे पत्ते हवा के सामने ऐसे भाग रहे हैं जैसे एक इंचेंटर से डरकर भूत भागते हैं। तो इंचेंटर का वो नाम लेते हैं। इंचेंटर मतलब क्या होता है? जादूगर। क्या नाम लेते हैं? जादूगर लेते हैं। यानी कि जैसे मतलब ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, ये ऐसे जैसे हवा चलते तो सूखे पत्ते सबसे पहले उड़ते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सूखे पत्ते हवा के सामने ऐसे भाग रहे हैं जैसे एक जादूगर से डरकर भूत भागते हो। तो सबसे पहले उन्होंने किस इमेज का यूज़ किया है? इंचेंटर का सबसे पहले। तो पोएट यहाँ पे इमेज एक जादूगर की करते हैं। तो जादूगर जैसे नाम लेंगे हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है जादूगर की, है ना। सबसे पहले इन्होंने यही इमेज को किया था, यही इमेज उन्होंने विजुलाइज किया था। तो ये ध्यान रखना है। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए इज करेक्ट। हु इज ऑथर ऑफ माई लास्ट डचेस? तो माई लास्ट डचेस के ऑथर कौन है? इजी क्वेश्चन है। माई लास्ट डचेस के ऑथर कौन है?
सो यहाँ पे ध्यान रखना, माई लास्ट डचेस ये बहुत ही फेमस पोइट्री है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनको किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें सिर्फ एक ही फिक्शनल कैरेक्टर बोलता है और दूसरा साइलेंट लिसनर रहता है। हु इज़ प्रिज्यूम्ड स्पीकर ऑफ माई लास्ट डचेस? तो माई लास्ट डचेस में वो प्रिज्यूम्ड स्पीकर कौन है? ध्यान रखना यहाँ पे प्रिज्यूम्ड पूछा गया है, वो प्रिज्यूम्ड स्पीकर कौन है ये बताना है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पोएट्री में जो पर्सन बोल रहा है, जो स्पीकर है वो ड्यूक है, ये तो सभी को पता है। कौन है? ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा जिसे कहते हैं। और ये जो फिगर है ना, ये एक हिस्टोरिकल फिगर है, अल्फोंसो सेकेंड डी एस्टे, जिसे ड्यूक ऑफ फेरारा रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये जो फिगर है ना, ये हिस्टोरिकल एक पर्सन है जिसका नाम है अल्फोंसो सेकेंड डी एस्टे, ये इसी के आधारित पे माना जाता है, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ फेरारा ये ध्यान रखना। और ये क्या करता है, अपनी लास्ट डचेस की तस्वीर एक दूत को दिखा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द फ्रेज है बॉटमलेस पर्डिशन। ये जो बॉटमलेस पर्डिशन है, ये जो फ्रेज है, ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में आता है। किस बुक में आता है ये बताना है। बॉटमलेस पर्डिशन ये यूज़ तो होता है, लेकिन किस बुक में यूज़ होता है, ठीक है। देखिए बॉटमलेस पर्डिशन मतलब क्या होता है, मैं इसका हिंदी बता दूं तो नर्क, अथाह जिसको बोलते हैं अथाह विनाश, हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बॉटमलेस पर्डिशन, और ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में आता है। इसका जिक्र कहाँ पे आपको मिलेगा? बुक फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है। ये उस सीन को दिखा रहा है जब शैटन और उसके साथियों को ना हेवन से हेल की आग में फेंक दिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है बॉटमलेस पर्डिशन, उस सीन को, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। हु मेड दिस स्टेटमेंट? किसने ये स्टेटमेंट कहा है? मिल्टन अनजाने में ही सैटर्न के पक्ष में है, ऐसा किसने कहा था? ये पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में अपीयर होता है। तो ये भाई साहब थे, ये विलियम ब्लैक, इनको याद रखना। ब्लैक जी का मानना था कि मिल्टन शैटन का, मतलब जो शैटन है, शैटन का जो चरित्र है वो ईश्वर से ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी ऊर्जावान है। तो ये उनकी बुक, इन्होंने अपनी बुक, इनकी एक बुक थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनकी बुक है, ठीक है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इसमें इन्होंने ये बात कही है, डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, विलियम ब्लैक साहब ने। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच अ प्लॉट, एक्सपोजिशंस, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजुलेशंस। चलिए बताइए, ये जो है ना, ये सारे विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि प्लॉट के रूप में है, तो प्लॉट है, एक्सपोजिशन है, फोरशैडोइंग है, राइजिंग एक्शन, कहाँ पे मिलेंगे? नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा या प्रोज, ये सारे एलिमेंट्स किसके पार्ट हैं बताना है। ये सारे एलिमेंट्स किसके पार्ट हैं हमें ये बताना है। देखिए बात करेंगे प्लॉट के, ये सारे ना प्लॉट के ही पार्ट हैं। प्लॉट के ये सारे मेन पार्ट हैं। सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले क्या आ सकता है, कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक्सपोजिशन आएगा यहाँ पे, है ना। क्या आएगा? एक्सपोजिशन मतलब होती है शुरुआत। सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, शुरुआत, देन कहानी धीरे धीरे बढ़ेगी, राइजिंग एक्शन आएगा यहाँ पे, राइजिंग एक्शन आता है यानी कि तनाव बढ़ता है, देन कहानी इस पे पहुँच जाती है, क्लाइमैक्स पे कहानी यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर कहानी पहुँचती है। देन उसके बाद कहानी जब चरम इस सीमा पे पहुँच जाएंगी, फिर फॉलिंग एक्शन आएगा। फॉलिंग एक्शन मतलब धीरे धीरे कहानी नीचे घटेगी। उसके बाद फिर रेजुलेशन आ जाता है। तो ये पूरा जो एलिमेंट्स है ये प्लॉट के ही पार्ट है, प्लॉट के मेन ये पार्ट्स हैं। और ये सारे पार्ट्स ना आपको कहाँ मिलेंगे? फिक्शन में मिलते हैं। ध्यान रखना, ये सारे पार्ट्स आपको फिक्शन के हैं, लेकिन ऑल्दो ये भी ध्यान रखना है, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये और भी हैं।
ये सारे जो एलिमेंट्स हैं और किस चीज़ के हैं, ड्रामा में भी मिलते हैं। तो ड्रामा के भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपके ड्रामा में भी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जनरली हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्शन की पहचान मानी जाती है। फिक्शन जो काल्पनिक लिटरेचर हो, जैसे नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, तो हम फिक्शन पे जाएंगे। लेकिन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ड्रामा में भी मिलते हैं, ड्रामा में भी होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ concisely and systematically draws attention to its status as an artifact to pose question about the relationship between fiction and reality। चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये साइंस फिक्शन होगा कि रोमांस होगा, शॉर्ट स्टोरी होगा या मेटा फिक्शन होगा, क्या होगा ये, इसे क्या बोलेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग। फिक्शन राइटिंग के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। विच सेल्फ कंसाइसली एंड सिस्टमैटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एंड आर्टिफैक्ट टू पोज क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। यहाँ पे हमें बतानी है, जो खुद बताता है कि मैं फिक्शन हूँ या रियलिटी हूँ। देखिए ध्यान रखना, जब कोई स्टोरी, जब कोई नॉवल खुद इस बात पर ध्यान दिलाता है कि मैं एक क्या हूँ, एक काल्पनिक कहानी हूँ, मैं एक काल्पनिक कहानी हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेटा फिक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा फिक्शन कहते हैं। मेटा फिक्शन वही चीज़ होती है जब वो खुद, जैसे आप किसी कहानी को आप पढ़ते हो या किसी नॉवल को आप पढ़ते हो, और नॉवल पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फिक्शन है कि नॉन फिक्शन है। वो नॉवल खुद ही आपको बता देगा कि ये फिक्शन है या रियलिटी है। जब वो खुद बता देगा कि मैं फिक्शन हूँ, मुझे जो पढ़ रहे हो ना, मैं फिक्शन हूँ, वो सच नहीं बल्कि एक आर्टिफैक्ट है, यानी कि एक रचना है, मैं फिक्शन हूँ, तो समझ जाओ वो मेटा फिक्शन है। ठीक है, तो जब कोई कहानी, नॉवल खुद इस बात पर ध्यान दिलाता है कि मैं एक काल्पनिक कहानी हूँ, तो उसे मेटा फिक्शन कहते हैं। जो रीडर को ये याद दिलाता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सच नहीं है बल्कि एक आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मतलब एक रचना है, बस एक फिक्शन है, वो होती है मेटा फिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे हमें बताना है। ड्वेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा। देखिए ड्वेल मतलब, ये आपका ग्रामर में आ गया है, ड्वेल मतलब होता है रहना या वास करना, कहीं पे रहना या वास करना होता है। और देखिए ड्वेल की तीनों फॉर्म याद रखना। ड्वेल फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म है ड्वेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका ड्वेल्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या पूछा था, पास्ट फॉर्म पूछा था ना, तो पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही यही है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब रिप। रिप का पास्ट पार्टिसिपल बताना है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की V3 बताना है, V3 बताना है। रिप का क्या होगा ये बताना है। ठीक है, रिप मतलब क्या होता है, फाड़ना, फाड़ना होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसका V3 पूछ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 क्या होता है। देखिए ध्यान रखना, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में वावुल प्लस कॉन्सोनेंट आए, वावुल प्लस कॉन्सोनेंट आए किसी वर्ड के लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसमें ईडी लगाते समय जो लास्ट अक्षर होगा उसमें हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे रिप है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आई आपका वाउल है और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसमें हमें ईडी लगाना है, क्योंकि हमें V3 बनाना है तो ईडी लगाना होगा। तो ईडी अगर लगाना रहेगा तो जो लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा जब उसमें ईडी लगाएंगे। जैसे रिप है तो इसको बनाना रहेगा, तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है पी है तो इसको डबल पी कर देंगे, ईडी, रिप्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाउल प्लस कॉन्सोनेंट हो और अगर उसमें ईडी लगाना रहे तो लास्ट वाला जो लेटर रहेगा वो डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट। इसमें बताना है कि कौन सा टेंस है ये। देखिए यहाँ पे ही वॉज गोइंग है, वॉज वर, ठीक है, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया भाई साहब। नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज़ द रियल बेनिफिक्टर ऑफ पिप
इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो पीप है, पीप का रियल बेनिफैक्टर कौन रहता है, यानी कि रियल मदद करने वाला उसका कौन होता है, असली मददगार कौन होता है। पीप को तो लगता है कि कौन करता है, मिस हैविश में मेरी मदद कर रही है ना, मुझे जेंटलमैन बनाने में, बाहर भेजने में। बट असली मददगार होता कौन है, मैगविच होता है। ठीक है, कौन होता है, मैगविच होता है, ये ध्यान रखना है। असली मददगार मैगविच होता है। मैगविच कौन रहता है, मैगविच एक कन्विक्ट होता है जिसकी पिप ने बचपन में मदद की रहती है। तो वो जब बड़ा हो जाता है तो पिप की मदद करता है, लेकिन पिप को क्या रहता है कि मिस हैविश में मेरी मदद कर रही है। तो ये ध्यान थोड़ा रखना है। मिस हैविश किस घर में रहती है, सैतिश हाउस घर में रहती है। सैतिश हाउस है ना, घर का नाम रहता है। और ये मिस हैविश में वही रहती है जिसका मंगेतर शादी वाले ही दिन छोड़ के इसको चला जाता है। तो ये क्या करती है, सारी जितनी घड़ियाँ उड़ियाँ हैं सब बंद कर देती है, और वही जो शादी का जोड़ा है उसी को पहने रहती हैं। तो ये ध्यान रखना है। स्टेला से प्यार करता है पिप, स्टेला इसी के घर में रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव विच वर्ड इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लीथल। लीथल की मीनिंग बतानी है। लीथल मतलब क्या होता है, घातक या जानलेवा होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स पूछ रहा है क्या होगा, तो घातक या जानलेवा डेडली भी होता है, डेडली। बाकी लेजिटिमेट तो नहीं होगा, वैध होगा। हार्मफुल हानिकारक, लेकिन जानलेवा नहीं होते हैं हार्मफुल। ठीक है, लॉफुल क्या होता है, कानूनी। यहाँ पे जानलेवा की बात हो रही है। पेनिटेंस का बताना है, पेनिटेंस। ये जो वर्ड है पेनिटेंस, इसका मतलब क्या होता है, पेनिटेंस का बताना है क्या होगा। देखिए जो पेनिटेंस है ना, पेनिटेंस का मतलब होता है आप मतलब कोई किया गया पापों का पछतावा करना, प्रायश्चित करना। पछतावा, कोई पाप अगर किया जा रहा है तो उसका पछतावा करना। ठीक है, प्रायश्चित करना। रिपेंटेंस, पेनिटेंस, ध्यान रखना इसको, रिपेंटेंस। ठीक है, बाकी देखेंगे रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। रेट्रीब्यूशन मतलब सजा, बदला, बदला, रेट्रीब्यूशन। कन्फाइनमेंट क्या होता है, कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब कहाँ पढ़े हो, जस्टिस में, फाल्डर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी मतलब अकेला, कन्फाइनमेंट मतलब कैद, अकेला जहाँ पे कैद कर दो अकेले रूम में, उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिपेंटेंस इज करेक्ट हो जाएगा। In Goldsworthy justice, the law is what is it? A majestic edifice sheltering all of us, which is stone of which rest on another, has been said by। ये किसके द्वारा बोला जाता है, ये जस्टिस प्ले का है। ठीक है, गोल्ड्सवर्दी का जो जस्टिस है 1910 में आया था जस्टिस, एंड ये एक आयरोनिकल प्ले भी है। तो ये जस्टिस के कोर्ट सीन का ये जो लाइन है ना, जब कोर्ट सीन दिखाया जाता है, कोर्ट सीन में जो जज है, ये जज का डायलॉग होता है। जज क्या कहता है कि लॉ इज़ व्हाट इज़ मैजेस्टिक एडिफाइस। कानून जो है ना वो एक मैजेस्टिक एडिफाइस की तरह होता है। मैजेस्टिक एडिफाइस मतलब एक राजसी इमारत की तरह होता है। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, जो हम सबको क्या देता है, शेल्टर देता है, शरण देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका जज करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट सीन में ये चीज़ें आती हैं, ये डायलॉग बोला जाता है। ओके, तो ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, म्यूट सीन। ठीक है, जस्टिस की बात जब आएगी तो ये म्यूट सीन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। म्यूट सीन कब आता है, ध्यान रखना है। म्यूट सीन ना एक्ट 3 में आता है एंड सीन 3, एक्ट 3 सीन 3 म्यूट सीन आता है। एक और भी है ट्रायल सीन, और ये जानते हो ये जज के द्वारा बोला जाता है। ट्रायल सीन जब चलता है फाल्डर का, उसी समय बोला जाता है। ट्रायल सीन कब आता है, तो ट्रायल सीन एक्ट 2 में। तो ये एक्ट 2 में ही बोला जाता है जज, जब ये ट्रायल सीन चल रहा होता है, तो एक्ट 2, ये ध्यान रखना है। और इसी समय ये जज साहब बोलते हैं ये लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम।
इफ डैश कम कैन डैश बी फॉर बिहाइंड, सैली की ओ टू द वेस्ट विंड है। वेरी इजी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विंटर एंड स्प्रिंग इज करेक्ट है ना, यही तो होगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक लाइन है और जो ओ टू द वेस्ट विंड है ना वो एंड करता है एक ऑप्टिमिस्टिक लाइन के साथ कि अभी दुख है। विंटर को इन्होंने दुख कहा है कि अभी दुख है। कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो सुख भी जल्दी आएगा। स्प्रिंग को क्या कहा है, सुख, तो सुख भी जल्दी आएगा। पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें ग्रामर के थ्रू इनकरेक्ट है, चलिए बताना है यहाँ पे। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द डिसेमिनेशंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, हमें इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है। देखिए यहाँ पे अगर गलती कहीं है तो इसमें देखेंगे हम बी वाला पोर्शन, अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर, है ना, इसमें गलती है क्योंकि अप्रोचेस यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रोच जो कि प्लूरल है और आगे क्या लगा दिया है ए। ए कहाँ पे आता है, मतलब जो ए होता है वो सिंगुलर आर्टिकल है ना, ये किसके लिए आता है, सिंगुलर आर्टिकल है और यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है, अप्रोचेस ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे गलती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आर रेडिकली, ऐसे भी ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आर रेडिकली, आर रेडिकली डिफरेंट अप्रोच, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिफरेंट अप्रोच, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा अगर इस सेंटेंस को मैं करेक्ट करूँ तो यहाँ पे रेडिकली हो जाएगा, रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस, सेम ही आप रखो तो ए को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोचेस, ये दो टाइप ऐसे बन सकते हैं सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करें तो। फिलहाल हमारे बी ऑप्शन में यहाँ पे गलती है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। चलिए इसका बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि एंटर के साथ, एंटर अगर एंटर का मतलब जब आप फिजिकली कहीं अंदर जा रहे हो जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो उसके एंटर के साथ फिर इनटू नहीं आएगा, है ना, एंटर के साथ फिर इनटू नहीं आएगा। ऐसी जगह आप एंटर कर रहे हो जिसको फिजिकली मतलब फिजिकली अंदर आना हो, जैसे कोई घर के अंदर, रूम के अंदर जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसके साथ एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, करेक्ट हो जाएगा डी। अच्छा, एंटर इनटू कब आता है, एंटर इनटू तो लगते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आता ही नहीं है। तो एंटर इनटू कब आएगा, एंटर इनटू का आप यूज़ तब करोगे जब हम किसी एग्रीमेंट, ध्यान रखना, जब हम किसी एग्रीमेंट या फिर किसी आर्ग्यूमेंट, किसी एग्रीमेंट या किसी आर्ग्यूमेंट में शामिल होते हैं तो वहाँ पे हम एंटर इनटू लगा सकते हैं, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, ही सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडे, सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए या सी इज करेक्ट है। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फॉर इनटू द सी, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो बताना है माई मदर सेड डोंट गो डोंट गो वेरी फॉर इनटू द सी, ये एक सलाह है ना, मना कर रही है माँ, ये एक एडवाइस दे रही है या मना कर रही है। तो डोंट को हटाकर हम क्या करते हैं, डोंट को हटाकर हम नॉट टू यूज़ करते हैं, या तो डायरेक्ट हम सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे तब आप नॉट टू का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन डू तब भी हटेगा।
खैर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इन टू द सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका इनकरेक्ट है सब, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज़ यूजफुल, द सेंटेंस वॉन्ट्स पंक्चुएशन। ये जो सेंटेंस है ना, इसमें पंक्चुएशन मांग रहा है कि भाई सही करना है, कैसे आप सही करोगे, पंक्चुएशन की गलती है, कैसे यहाँ पे आप सही करोगे, ये पूछा जा रहा है। तो बताना है कौन सा आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम सही करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी से स्माइल्स टू नो। देखिए जो ये यहाँ पे स्माइल साहब है ना, ये पर्सन है, एक राइटर का नाम है। नाम क्या है इनका पूरा? सैमुअल स्माइल्स। ये एक राइटर का नाम है। तो हम कैसे किसी का नाम लिखेंगे? तो हम कैपिटल में ही लिखेंगे ना, इस तरह, यानी कि हमारा जो लेटर फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि एक राइटर का नाम है, इसलिए ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जो कि सही है। बाद में उसके बाद हम क्या करेंगे? सेज स्माइल्स। अब ये रिपोर्टिंग सेंटेंस के बीच में है, इसलिए इसे कॉमा से अलग करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे। उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये एक पूरा डायलॉग है। अब डायलॉग को हम दोनों कोटेशन कर दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक टैग है सेज स्माइल्स, और ये किसी का नाम है, तो इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल से शुरू करेंगे। तो सेज स्माइल, इसको जब दूसरे डायलॉग से ये बीच में आया ना, ये डायलॉग के बीच में आया, मैंने उस दिन भी समझाया था, जब टैग दोनों डायलॉग के बीच में आ जाए तो बीच में कॉमा मांगता है, तो इसको हम दोनों कॉमा से अलग करेंगे, उसके बाद फिर रख देंगे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू रेटिसेंट? रेटिसेंट का मीनिंग क्या होगा? अपोजिट बताना है। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, बहुत मौन रहने वाला, साइलेंट टाइप का बंदा, रिजर्व टाइप का। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो वर्बोज आप कर सकते हो, टॉकटिव कर सकते हो, है ना। वर्बोज, बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़, बातूनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। वोकल क्या होता है? वोकल का मतलब होता है अपनी बात कहने वाला। लेकिन वर्बोज क्या करता है? वर्बोज सीधे तौर पर, वर्बोज जो है ना, वो सीधे तौर पर कम बोलने वाला, उल्टा ज़्यादा, मतलब उल्टा है उसका, ज़्यादा बोलने वालों को। तो यहाँ पे ज़्यादा यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका ज़्यादा बोलने वालों का वो क्या है? कम बोलने वालों का अपोजिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे वोकल मतलब क्या होता है? वोकल मतलब अपनी बात को कहने वाला। लेकिन यहाँ पे रेटिसेंट का अपोजिट पूछा है। रेटिसेंट मतलब बहुत रिजर्व पर्सन, कम बोलने वाला। तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ज़्यादा बोलने वाला। वर्बोज इज करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही है, डी वाला। द थीम ऑफ नेजिम एज़ेकिएल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नेजिम एज़ेकिएल की ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये 1965 में आया था। द एग्जैक्ट नेम करके एक उनका कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश हुआ था 1965 में। और फिलोसफी भी 1965 में ही हुआ था। और किस कलेक्शन में? द एग्जैक्ट नेम करके कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसकी थीम क्या है। नेजिम एज़ेकिएल की ये जो पोइट्री है ना, पोइट्री के लास्ट में माँ क्या कहती है? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, यही बात कहती है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है माँ का निस्वार्थ प्रेम। माँ के ये जो वर्क है, ये माँ का निस्वार्थ प्रेम दिखाता है, सेल्फलेस मदरहुड। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेटर इज नॉर्मली सेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्लेम और कंप्लेंट? चलिए इसका बताना है कौन सा लेटर होगा। विच लेटर इज नॉर्मली सेंट इन रिस्पॉन्स टू क्लेम और कॉम्प्लीमेंट? कौन सा लेटर है जो नॉर्मली भेजा जाता है इस रिस्पॉन्स में, क्लेम या कॉम्प्लीमेंट के रिस्पॉन्स में? क्लेम या कंप्लेन की रिस्पॉन्स में भेजा जाता है कौन सा लेटर? एडजस्टमेंट लेटर, जहाँ पे आप क्लेम करोगे, जहाँ पे आप कंप्लेन करोगे, वो क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट लेटर, फॉलो अप लेटर, ऑर्डर लेटर या एक्नॉलेजमेंट लेटर? ऐसे लेटर को क्या कहेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे कोई ग्राहक है ना, जैसे कोई कस्टमर है, वो शिकायत करता है, वो क्लेम करता है, कंप्लेन करता है, कहाँ पे? और कंपनी उसका क्या देती है? रिस्पॉन्स देती है, जवाब देती है। कंपनी जवाब देगी, उसकी कंप्लेन का समाधान करेगी। और कैसे करेगी? बहुत ही स्पष्टीकरण के साथ समझाएगी। तो उस लेटर को हम एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। नेक्स्ट, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोल ऑफ ट्रेजेडी कौन सी है? यानी कि ट्रेजेडी को सोल किसे कहा है? अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का सोल।
देखिए अरिस्टोटल की जो बुक है ना, उनकी जो बुक है अरिस्टोटल की पोएटिक्स, ये इनकी बुक है, ठीक है, पोएटिक्स ये इनकी बुक है। और पोएटिक्स में इन्होंने ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स बताया है। इन्होंने बताया कि ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं इसी बुक में। कितने? 6 एलिमेंट होते हैं, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स होते हैं 6। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्लॉट, दूसरा होता है कैरेक्टर, ठीक है, पहला प्लॉट है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा क्या है? थॉट है, इसको याद रख लेना, टिप पे रखना। चौथा है डिक्शन, ठीक है, पांचवा है सॉन्ग। देखिए सॉन्ग में म्यूजिक भी आ सकता है, ठीक है, और मेलोडी भी आ सकता है, मेलोडी। तो सॉन्ग, म्यूजिक, मेलोडी तीनों आ सकता है। और छठा है स्पेक्टिकल, जो सीन वगैरह, यहाँ पे चश्मे की बात नहीं हो रही है, स्पेक्टिकल, SPECTACLE। ये 6 एलिमेंट्स हैं, प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, सॉन्ग, म्यूजिक, मेलोडी या स्पेक्टिकल। ये 6 एलिमेंट्स इन्होंने ट्रेजेडी के दिए हैं कि ट्रेजेडी में ये 6 एलिमेंट्स, 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कहाँ पे इन्होंने कहा है? पोएटिक्स में कहा है। और इन्हीं 6 एलिमेंट्स में, ये ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हैं, इसी 6 एलिमेंट्स में किसको इन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी का वो सोल है? किस एलिमेंट्स को इन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी की वो आत्मा है? तो प्लॉट को इन्होंने कहा है। किसे? प्लॉट, जिससे पूरी कहानी जिस पे बेस्ड है। भाई घर बनता है नींव पे बनता है ना, तो घर का जो मेन हृदय जो होगा वो नींव ही होगा ना। जब आप किसी घर को बनाओगे तो किसी नींव पर ही तो घर को खड़ा करते हो, तो ये जो नींव होगा वही तो होगा मेन ना। तो उसी तरह कोई कहानी, कोई स्टोरी, वो प्लॉट ही मेन रखती है ना, तो प्लॉट ही वो नींव है, नींव जिसको बोलते हैं। तो प्लॉट इज़ करेक्ट, प्लॉट को ही माना गया है सोल ऑफ ट्रेजेडी। इनका मानना था कि बिना कैरेक्टर, बिना चरित्र के ट्रेजेडी हो सकती है, बट भाई ट्रेजेडी में कैरेक्टर ना हो चलेगा, लेकिन बिना प्लॉट के नहीं। भाई कहानी का ढांचा तो यही तैयार करेगा, जैसे घर हम बनाते हैं तो नींव ही तैयार करता है, स्ट्रक्चर होना चाहिए तब तो उस पर आप घर खड़ा करोगे। उसी तरह कहानी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब तो आप कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन सारी चीज़ें आएंगी। तो ये इन्होंने कहा था। चलिए, A meter in which an unaccented syllable precedes the accented is called। इसका बताना है क्या होगा। एक ऐसा मीटर है ना जिसमें आपको अनएसेंटेड सिलेबल मिलेंगे और ये फॉलो करता है एसेंटेड सिलेबल। समझ में आ गया? यानी कि अनएसेंटेड मतलब अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस सिलेबल, और ये है स्ट्रेस सिलेबल। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस किसका है ये? तो ये आयम का है। किसका है? आयम का है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयम। आयम में 2 सिलेबल पाए जाते हैं। पहला अनस्ट्रेस होता है जिस पर जोर ना हो, और दूसरा स्ट्रेस होता है जिस पे जोर दिया जाता है ना। चलिए, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स इम्प्लाई, सॉरी मीन्स टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब क्या होता है? टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स टू, इसे हम क्या कहेंगे? मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना, है ना, यही तो होता है। तो इसका मतलब दुखी होने का ढोंग करना, दिखावटी आंसू बहाना, जबकि असली में कोई दुख नहीं होता है। कहते हैं ना मगरमच्छ का आंसू, अरे मत रोने दो उसको, वो मगरमच्छ का आंसू है। तो टू बी हिपोक्रिटिकल, टू शेड फॉल्स टीयर्स, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। टू कॉल अ स्पेड मीन्स, इसका बताना है। टू कॉल अ स्पेड मीन्स साफ साफ बात कहना, किसी बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे और क्लियर वे में कहना, भले ही कड़वा लगे। टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। एलिक्जर, एलिक्जर बताना, एलिक्जर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एलिक्जर मतलब होता है अमृत, कोई मैजिकल जो हर्ब्स होते हैं, औषधि होती है, उसे कहा जाता है अमृत। अमृत याद रखना, अमृत। तो इसकी स्पेलिंग बहुत इजी है, ELIXIR, एलिक्जर मीन्स अमृत। तो ये रहे भाई साहब पहला, ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी मिस स्पेल्ड है, कौन सी गलत है। डिस्पैरेज है, लाइसेंसियस है, मैलिएबल है, डलेमा है।
तो मिल गया। डिस्पैरेज मतलब होता है कंडेम करना, निंदा करना। लाइसेंसियस जो इमोरल हो। मैलिएबल मतलब क्या होता है? मैलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला हो। एंड डिलेमा की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी एरर है, डिलेमा की स्पेलिंग गलत है। डिलेमा मतलब दुविधा, तो डिलेमा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ये ध्यान रखना, इसमें डबल एम आते हैं डिलेमा में, तो DILE, ये ध्यान रखना, डबल एम आते हैं। ही इज सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसका बताना है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ही इज सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो यहाँ पे बताना है ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि वो बहुत महान शहर का नागरिक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर दिया है। तो किसी अफर्मेटिव बात को निगेशन के थ्रू कहना, उसे हम लिटोटस कहते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव आएगा, नो आएगा। जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर, जैसे मुझे कहना है कि ही इज़ अ गुड सिंगर, तो मैं क्या करूँगी, इस अच्छी बात को मैं थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके, उल्टा घुमा के ऑपोजिट वे में बोलूँगी। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ गुड सिंगर, ये तो सीधा सीधा हो गया कि वो एक अच्छा सिंगर है, लेकिन इस तरह ना बोल के मुझे निगेशन के थ्रू अगर कहना हो तो ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। मैंने कहा ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर मीन्स ही इज़ अ गुड सिंगर, तो नेगेशन के थ्रू कहना किसी पॉजिटिव बात को, किसी अफर्मेटिव वाले बात को, अफर्मेशन किसी अफर्मेशन स्टेटमेंट को निगेशन के थ्रू कहना। चलिए PQRS यहाँ पे मिलाना है। ओके, बताना है यहाँ पे कैसे आप शुरू करोगे PQRS। देखिए पहला हम करेंगे when he was given to the cup of hemlock who were standing around him continued to talk to his friend that Socrates as he drank it। सोक्रेट लेसन पढ़ा है क्या? सुकरात लेसन आपने पढ़ा है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पेनपाल ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था और कमेंट सेक्शन में बताया भी था आप लोगों ने। अच्छा, सोक्रेट लेसन पढ़ा है कि नहीं? ये 10th में लेसन था सुकरात का, है ना। चलिए बताना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा। दैट सॉक्रेट्स, क्या ये स्टार्ट हो जाएगा? एज ही ड्रैंक, सब यस ये वाला ही है, यस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कि सुकरात, यही तो हुआ। दैट सॉक्रेट्स, कि सुकरात अपने दोस्तों से बात करता रहा जो उसके चारों ओर खड़े थे जब उसे जहर का प्याला दिया गया, यही तो होगा। दैट सुकरात यानी कि सुकरात जो क्या कर रहा था, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। दैट सुकरात, पहले यस आएगा, उसके बाद कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड, जो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। एस के बाद आर आएगा, यानी कि ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एस के बाद आ गया कि सुकरात, यहाँ पे सबसे पहले यही आपका हो जाएगा। दैट सुकरात कंटिन्यू टू टॉक हिज फ्रेंड, कि सुकरात अपने दोस्तों से बात करता रहा जो उसके हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर बैठे थे। व्हेन ही वॉज गिवन टू कप ऑफ हेमलॉक, जब उसे जहर का प्याला दिया गया, किस लिए? एज ही ड्रैंक इट। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ये आ जाएगा SRQP। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो सॉक्रेट कंटिन्यू टू टॉक हिज फ्रेंड हु आर स्टैंडिंग अराउंड हिम व्हेन ही वॉज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये एक एंटीथीसिस है। इसमें ना दो ऑपोजिट थॉट्स है एक साथ। यूनाइटेड है, यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, यूनाइटेड वर्सेस डिवाइडेड, स्टैंड वर्सेस फॉल, है ना। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट थॉट्स को एक साथ रखा गया है, एक बैलेंस वे में रखा गया है, तो इसे हम एंटीथीसिस कहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैटेस्ट्रॉफ इज यूजली अप्लाइड टू ट्रेजेडी ओनली, अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ दिस participating final scene which is applied to both comedy and tragedy is denouement। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए कैटेस्ट्रॉफ की बात करेंगे। ये जो कैटेस्ट्रॉफ है, ये जो शब्द है ना, ये अक्सर ट्रेजेडी में आता है, जो कि सही है, ओनली ट्रेजेडी के लिए आता है। ठीक है, ट्रेजेडी मतलब ट्रेजेडी का जो ट्रेजिक एंड मतलब ट्रेजिक जो एंड होता है, जैसे कि डेथ हो गया, विनाश के लिए यूज़ होता है कैटेस्ट्रॉफ, और ये ओनली ट्रेजेडी में अप्लाई होता है, जो कि करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है डेनूमेंट। ये जो डेनूमेंट है, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? गांठ खोलना। तो ये किसी भी प्ले, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ट्रेजेडी हो, उसके लास्ट यानी कि रेजुलेशन जो पार्ट होता है, लास्ट वाला एंडिंग पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं। तो ये भी सही है, डिनोमेंट। तो बोथ आर करेक्ट। तो एक ध्यान रखना, जो कैटेस्ट्रॉफ है ना, ये ना सिर्फ ट्रेजेडी में आपको मिलेगा। ट्रेजेडी का जो फाइनल एंडिंग होती है ना, उसे कहा जाता है। लेकिन डिनोमेंट ना, ये प्ले में मिलता है, और ये प्ले चाहे कॉमेडी हो, चाहे कॉमेडी के अंत को कहा जाए, चाहे ट्रेजेडी के अंत को कहा जाता है, लेकिन कैटेस्ट्रॉफ सिर्फ ट्रेजेडी के अंत को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैच करना है कॉलम को। मैच दी कॉलम। यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर है, एक साइड उनके नॉवल है, बताना है यहाँ पे। देखिए, बात करेंगे एलिजाबेथ बेनेट जो है ना, ये जो फर्स्ट वाली कैरेक्टर है, एलिजाबेथ बेनेट आपको कहाँ मिलेंगी? ये जेन ऑस्टिन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस की नॉवल है। एलिजाबेथ बेनेट मतलब ये प्राइड एंड प्रेजुडिस की क्या है? डी। प्राइड एंड प्रेजुडिस की ये हीरोइन है। ठीक है, और प्राइड एंड प्रेजुडिस किसका है? जेन ऑस्टिन का नॉवल है, और ये उसकी हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट। दूसरा याद करेंगे लुक्रेजिया स्मिथ। ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, मिसेस डैलोवे। सी पे आ जाएंगे, मिसेस डैलोवे। ये जो लुक्रेजिया स्मिथ है, ये मिसेस डैलोवे सेप्टिमस स्मिथ, जिसको उसको वो क्या बोलते हैं, PTSD, मतलब जो PTSD से बीमार है, ग्रसित है ना, उस बीमारी को जो जूझ रहा है, उसकी वाइफ है ये लुक्रेजिया स्मिथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। एजिनमा, ये जो कैरेक्टर है एजिनमा, ये चिन्वा एचबे का जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट में ओंकोकोवा की बेटी है एजिनमा। तो ये आ जाएंगे बी पे। ओंकोकोवा की ये बेटी है एजिनमा, ध्यान रखना इसको। और फोर्थ है रूथी जोड। ये जॉन स्टीनबेक का नॉवल है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, उसका कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, और फोर्थ का ए है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर को बता दिया है मैंने। व्हाट वाज जिम सेजी फॉर्मर ऑक्यूपेशन? चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये जो जिम केजी है, केजी पढ़ेंगे ना। व्हाट वाज जिम केजीज फॉर्मर ऑक्यूपेशन? तो जिम केजी कहाँ मिलेंगे आपको, बताना है। जिम केजी ये है क्या? देखिए, जिम केजी ये जॉन स्टीनबेक का जो नॉवल है ना, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, ये जो नॉवल है जॉन स्टीनबेक का, इसमें एक मेन कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत में वो बताते हैं कि वो पहले एक पादरी था, ठीक है, लेकिन जब उसने अपना विश्वास खो दिया तो वो उसने उपदेश देना छोड़ दिया। तो ये जो जिम केजी है, ये पहले क्या था? एक प्रीचर था, उपदेशक था, उपदेश देता होता था, पादरी का काम करता था। तो ग्रेप्स ऑफ रेथ में ये कैरेक्टर है जिम केजी। तो ये क्या था? प्रीचर था, ध्यान रखना है इसको। इन द ग्रेप्स ऑफ रेथ द ओल्ड मैन लिव्स इन। ग्रेप्स ऑफ रेथ में ये जो ओल्ड मैन है, ये रहता कहाँ था? ये कहाँ रहता था? रोमिंग हाउस, ऑन हिज बोट, शैक, या विद द बॉय? कहाँ रहता था ये? ठीक है, देखिए इसमें बात करेंगे द ग्रेप्स ऑफ रेथ का, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये ना हेमिंगवे का जो नॉवल है ना, द ओल्ड मैन एंड द सी, उसकी बात हो रही है। ये द ओल्ड मैन एंड द सी की बात हो रही है, द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड द सी। उसमें जो ओल्ड मैन है वो कहाँ रहता है? तो शैक में रहता है, ध्यान रखना, शैक। ठीक है, जो बूढ़ा मछुआरा सेंटियागो, वो एक शैक में रहता है। शैक मतलब झोपड़ी में रहता है। लेकिन अगर हम ग्रेप्स ऑफ रेथ की बात करें, तो जो फैमिली थी ना, वो घर छोड़कर ट्रक में रहते थे, जो ऑप्शन में है नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा ओल्ड मैन कहाँ रहा, ओल्ड मैन है ही नहीं पहली बात इसमें, ओल्ड मैन तो इसमें है। और ग्रेप्स ऑफ रेथ में जो जोट परिवार था वो घर छोड़कर ट्रक में रहता था, कई जगह उनका रहने का ठिकाना था, तो घर छोड़ के ट्रक यहाँ पे सही है। शय किस करेक्ट हो जाएगा, ये ओल्ड मैन एंड द शी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे ये, क्योंकि ये ओल्ड मैन एंड द शी की ही बात हो रही है। ऑल्दो हेमिंगवे जनरली रेफर टू द ओल्ड मैन, रियल नेम इनका क्या है। हेमिंगवे ने जनरली इस ओल्ड मैन को ओल्ड मैन करके ही रेफर किया है, लेकिन रियल नेम क्या है इस बेचारे बूढ़े का, तो रियल नेम सेंटियागो रहता है। क्या रहता है, सेंटियागो। हॉथॉर्न राइट्स ऑफ हिज सरप्राइज एंड व्हाट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रीफेस। चलिए इसका बताइए। नथानियल हॉथॉर्न है ना, नथानियल हॉथॉर्न का जो नॉवल है, फेमस नॉवल द स्कारलेट लेटर, द स्कारलेट लेटर, ठीक है। इसका जो प्रीफेस है, ये पूछ रहा है कि इसका जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है। नहीं, हॉथॉर्न राइट्स ऑफ हिज सरप्राइज व्हाट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रीफेस। तो ध्यान रखना ये जो नॉवल है ना नथानियल हॉथॉर्न का द स्कारलेट लेटर, और ये जो नॉवल की जो प्रीफेस है इन्होंने लिखी है, लेकिन जिसे इन्होंने कस्टम हाउस कहते हैं, उस प्रीफेस को ये क्या कहते हैं, कस्टम हाउस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉथॉर्न ने राइट्स ऑफ हिज सरप्राइज, मतलब हॉथॉर्न जब ये नॉवल लिख रहे थे ना तो उनको काफ़ी सरप्राइज हो रहा था, बहुत आश्चर्य फील हो रहा था जब उन्होंने प्रीफेस की फर्स्ट लाइन में क्या था, जब ये नॉवल वो लिख रहे थे। तो याद रखना नथानियल हॉथॉर्न का ये फेमस नॉवल है द स्कारलेट लेटर, और इसकी जो प्रीफेस इन्होंने ही लिखी है जिसे वो कस्टम हाउस कहते हैं, ये भी याद रखना, प्रीफेस को कस्टम हाउस कहते हैं, द कस्टम हाउस, ठीक है, कस्टम हाउस कहा जाता है। और इनकी जो फर्स्ट लाइन है, इसकी प्रीफेस की जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइनों में हॉथॉर्न लिखते हैं कि उन्हें खुद को एक राइटर के रूप में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते समय सरप्राइज और क्या फील हो रहा है, सरप्राइज फील हो रहा है और अम्यूज़मेंट फील हो रहा है। उन्हें ये जो सिचुएशन है मज़ेदार लग रही है, जब मैं अपनी ही बायोग्राफी लिख रहा हूँ मुझे काफ़ी आश्चर्य फील हो रहा है, काफ़ी मनोरंजन फील हो रहा है। तो यहाँ पे अम्यूज़मेंट की बात हो रही है कि सरप्राइज के साथ और क्या चीज़ें इनको फील हो रही है लिखते समय, तो अम्यूज़मेंट, तो कई चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। स्कारलेट का द स्कारलेट की जो प्रीफेस है ये इन्होंने लिखी थी, ये जो नॉवल है, और जिन्हें इन्होंने कस्टम हाउस कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, हॉथॉर्न कॉज द कस्टम हाउस चलिए आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। उसी प्रीफेस में हॉथॉर्न कस्टम हाउस का जिक्र करते हैं, ठीक है, जहाँ उन्होंने काम किया था। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के जो उबाऊ अनुभव थे वहाँ के लोगों के बारे में बताया। तो स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ, ये ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हॉथॉर्न कस्टम हाउस को क्या कहते हैं, स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ, ये ध्यान रखना है। देखिए ये जो प्रीफेस है ना, प्रीफेस में इन्होंने कस्टम हाउस के बारे में बताया है, और इसे कस्टम हाउस भी कहा जाता है प्रीफेस को। तो इसे स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ, मतलब कस्टम हाउस का मतलब जहाँ उन्होंने काम किया था इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, और इसे स्केच ऑफ ऑफिशियल लाइफ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में वो थे उस समय का जो भी उनका अनुभव था, बहुत बोर अनुभव था, वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने बताया। हु सेड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। हु सेड आई एम पार्ट ऑफ यू, क्लोज क्लोज क्लोज। चलिए ये किसने कहा है, ये कोट किसका है, आई एम पार्ट ऑफ यू, क्लोज क्लोज क्लोज। विलियम गोल्डिंग का ये नॉवल है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये विलियम गोल्डिंग का नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और इसमें साइमन जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो साइमन कैरेक्टर है, जो साइमन नाम का कैरेक्टर है ना, ठीक है, तो साइमन नाम का जो कैरेक्टर होता है ना वो बोलता है ये लाइन, कब बोलता है ये भी याद रखना। साइमन को ना जंगल में एक पिग्स हेड मिलता है, ठीक है, साइमन को जंगल में एक सुअर का कटा हुआ सिर मिलता है, पिग्स हेड मिलता है, जिसके चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही है, और इसे ही कहा जाता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसे ही कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा गया है। तो साइमन को क्या होता है, साइमन को हेलुसिनेशन होता है,
कि ये जो सिर है ना, पिग का जो सिर है, वो उससे बात कर रहा है साइमन से, और कहता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ यू। ये जो पिग का हेड है ये कहता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ यू, क्लोज क्लोज, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो इसका मतलब शैतान या बुराई बाहर नहीं है बल्कि अंदर ही है। तो यहाँ पे याद रखना, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ही कहता है, साइमन नाम का कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पिक्स हेड यानी कि लॉर्ड, इसी पिक्स हेड को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, यही बात ये कहता है, किससे? साइमन से कहता है चैप्टर 8 में, ध्यान रखना है ये। व्हेन आस्क्ड हु इज चीफ ऑन द आइलैंड, इसका बताना है क्या होगा। व्हेन आस्क्ड हु इज चीफ ऑन द आइलैंड, इसका क्या होगा? सिक्सटी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। व्हेन आस्क्ड हु इज चीफ ऑन द आइलैंड बताना है। तो नॉवल के लास्ट में, यानी कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की जो एंडिंग होती है नॉवल के लास्ट में, जब एक नेवल ऑफिसर आइलैंड पर आता है और पूछता है यहाँ का मुखिया कौन है, जब पूछा जाता है कि हु इज़ द चीफ ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड का मुखिया कौन है, ये लास्ट में होता है ना। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जब एंडिंग होती है तो एक नेवल ऑफिसर आता है आइलैंड पर और वो पूछता है यहाँ का मुखिया कौन है, यहाँ का चीफ कौन है। तो जब जैक होता है ना, जैक वो आगे आने को सोचता है कि मैं हूँ, आगे आने को सोचता है, लेकिन तभी राल्फ जोर से कहता है आई एम, मैं हूँ। राल्फ कहता है, राल्फ सेज कि वह है मुखिया। तभी राल्फ कहता है कि आई एम, मैं हूँ, और जैक यहाँ पे चुप रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूरा रिकॉल कराते चलेंगे ताकि आपको रिकॉल होता रहे ये चीज़ें। हाँ, हमने पढ़ा है तो हाँ ये चीज़ें आई थी। पूरा रिकॉल कब बोला गया है, पूरा रिकॉल कराते चलेंगे। वाई डिड क्लैरिसा मैरी रिचर्ड डैलोवे, जो क्लैरिसा डैलोवे है वो किससे शादी करती है? रिचर्ड डैलोवे से शादी करती है। क्यों करती है पूछा जा रहा है, क्यों करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़, जो क्लैरिसा थी ना, क्यों शादी करती है? वर्जीनिया वुल्फ का ये नॉवल है मिसेस डैलोवे में। ये जो क्लैरिसा डैलो है, इन्होंने पीटर वॉल्स से शादी ना करके रिचर्ड डैलोवे से शादी की थी। अच्छा, ये प्यार किससे करती थी? तो पीटर से करती थी, पीटर वॉल्स से करती थी, ठीक है। जो इससे बहुत प्यार करता था, पीटर इससे बहुत प्यार करता था, प्रपोज भी किया था शादी करने को, बट इसने मना कर दिया। इसने शादी किससे कर ली? रिचर्ड से कर ली। लेकिन क्योंकि इसका मेन रीज़न ये था कि पीटर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा पजेसिव था। ऐसा होता नहीं है कि अधिकार जमाने वाला, पजेसिव पर्सन बहुत था। तो क्लैरिसा जो थी ना, ये थोड़ी आज़ादी, थोड़ी इसको ना मतलब सुरक्षा चाहिए था। मुझे आज़ाद ख्याल की लड़की थी कि मुझे कोई रोके ना टोके ना। तो रिचर्ड जो था ना, ये जो रिचर्ड था, ये इसे मटेरियल सेफ्टी देता था, भौतिक सुरक्षा देता था, और एक पर्सनल स्पेस भी देता था, जो होता है पार्टनर के बीच में, जो एक पर्सनल स्पेस भी होता है कभी कभी, तो वो भी ये देता था। इसी वजह से ये शादी रिचर्ड से कर ली। तो मटेरियल सेफ्टी की वजह से ये ध्यान रखना है। और पीटर जैसे बंदे को कोई नहीं चाहता जो इस तरह का अधिकार जमाएंगे, इमोशनल है, पजेसिव है। ओवर पजेसिव तो नहीं होना चाहिए, है ना। ओवर पजेसिव हो जाएगा तो दिक्कत होने लग जाती है चीज़ें, वहीं पे चीज़ें दिक्कत होने लगी। ये लगता है कि हाँ हमें ये कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हु डज क्लैरिसा कंपेयर हरसेल्फ टू व्हेन ही रिटर्न्स होम टू हर एटिक रूम, इसका बताइए क्या होगा। हु डज क्लैरिसा कंपेयर हरसेल्फ टू व्हेन ही रिटर्न्स होम टू हर एटिक रूम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जब क्लैरिसा अपनी पार्टी के लिए तैयारी के दौरान अपने घर के ऊपरी वाले, एटिक रूम मतलब क्या होता है? ऊपरी वाला जो ऊपर का कमरा होता है उसे। अब पार्टी के दौरान जब पार्टी चल रही होती है उसी समय वो अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है, तो वहाँ उसे बहुत अकेलापन फील होता है। वो खुद की तुलना ना एक साध्वी से करती है। किससे करती है? एक नन से करती है खुद की तुलना, ठीक है। वो खुद की तुलना किससे करती है? एक नन से करती है, ओके, जो अपने मठ में लौट रही हो। तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी एक नन की तरह बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और प्योर हो गई है, लेकिन अकेली भी है। टू वॉट जॉनरा ऑफ फिक्शन डिफाइंड बाई इट्स डिपिक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिलोंग। तो बताना है उस फिक्शन का जॉनरा क्या है जो क्या करता है? डिपिक्ट करता है कैरेक्टर की ग्रोथ को। आप कुछ मत जानो, बस आप कीवर्ड पकड़ो। ग्रोथ के बारे में बात हो रही है
और कब से कब तक का, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक की कहानी बताता है किसे, उस हीरो का, उस नायक का। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन से बिलोंग भी करता है, उसे हम कहेंगे बिल्डुंग्सरोमान। बिल्डुंग्सरोमान एक जर्मन शब्द है जिसका यूज़ लिटरेचर में उस नॉवेल के लिए किया जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर के बचपन से लेकर उसके ग्रोइंग अप यानी कि वयस्क होने तक की उसकी मेंटली, उसकी मॉरली डेवलपमेंट को दिखाता है, उसकी कहानी को दिखाता है, मेंटली मानसिक और नैतिक विकास की कहानी को दिखाता है, उसे कहते हैं बिल्डुंग्सरोमान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यूथ टू एडल्टहुड। ऐसा नॉवल जो यूथ से लेकर, उस कैरेक्टर के यूथ से लेकर एडल्टहुड की कहानी को दिखाए, ऐसे नॉवल को हम क्या कहेंगे, ऐसे नॉवल को हम कुंस्टल रोमन कहेंगे, कुंस्टल रोमान कहेंगे। ये इसी का भाई है बिल्डुंग्सरोमान का, तो याद रखना इसके भाई को भी, कुंस्टल रोमान। ये क्या होता है कुंस्टल रोमान, ये ना उस हीरो की, उस प्रोटैगनिस्ट की यूथ से लेकर एडल्टहुड तक की, ग्रोइंग अप तक की कहानी को दिखाता है, तो उसे कुंस्टल रोमान कहेंगे। और जो बचपन से लेकर एडल्टहुड तक की कहानी को दिखाता है उसे बिल्डुंग्सरोमान कहेंगे। तो इसके भाई को भी याद रखना है। ठीक है, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्या था, पीप के बड़े होने की कहानी है, इसलिए वो इस कैटेगरी में आता है। हु इज़ पिप्स ट्यूटर इन लंदन। तो लंदन में पिप का ट्यूटर कौन था, ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने करा दिया है ना, तो याद भी हो गया होगा। लंदन में पिप का ट्यूटर कौन था, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैथ्यू पॉकेट। देखिए, लंदन जाने पर पिप को ना एक जेंटलमैन बनाने की, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, बेचारा ये मैगविच करता है। तो मिस्टर जैगर्स जो कि वो वकील रहता है, वो पिप को ना मैथ्यू पॉकेट के पास भेजता है जो हर्बर्ट पॉकेट का पिता है। तो मैथ्यू पॉकेट, ये ध्यान रखना, पिप का दोस्त रहता है हर्बर्ट, पिप का जो दोस्त रहता है उसका नाम रहता है हर्बर्ट पॉकेट, ये इसका दोस्त, इसी के फादर का नाम रहता है मैथ्यू पॉकेट, और पिप को इसी के पास भेजा जाता है जेंटलमैन की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पिप के ट्यूटर रहते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, ये सब मैगविच किया रहता है। ऑस्टिन वॉज बॉर्न इन 1775 एट द रेक्टरी इन स्टीवेंसन इन विच इंग्लिश कंट्री। चलिए इसका बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे जेन ऑस्टिन की बात हो रही है, फेमस जो लेखिका थी जेन ऑस्टिन, उनका जन्म ना 1775 में हुआ था। कहाँ पे, स्टीवेंटन में हुआ था। ठीक है, स्टीवेंटन, ये जो स्टीवेंटन है ना, स्टीवेंटन जो है ये एक गांव का नाम है। ठीक है, ये एक गांव का नाम है, वहाँ पे हुआ था। ये गांव इंग्लैंड के हैम्पशायर काउंटी ज़िले में स्थित है। ये गांव कहाँ पे है, ये इंग्लैंड के हैम्पशायर काउंटी में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वेयर डू द बैनेट्स लिव। तो बैनेट कहाँ पे रहते थे, ये बताना है। जो बैनेट है वो कहाँ पे रहते थे। ठीक है, बैनेट कहाँ पे रहते थे, तो ये ध्यान रखना है। जो बैनेट फैमिली है, बैनेट परिवार, जैसे कि एलिजाबेथ उसकी बहनें है ना, तो लॉन्गबर्न नामक स्टेट में रहते थे, और ये जगह इंग्लैंड के हार्टफोर्डशायर काउंटी में स्थित है, जो कि एक फिक्शनल गांव मैरीटन के पास है। तो यहाँ पे हार्टफोर्डशायर, ये ध्यान रखना, बैनेट परिवार जिसकी 5 बेटियाँ थीं। बैनेट फैमिली में कितनी बेटियाँ थीं, 5। एलिजाबेथ, उनकी बहन जेन, लीडिया, है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो एलिजाबेथ है उसकी शादी किससे होती है, ये सेकंड बेटी रहती है। फर्स्ट बेटी कौन रहती है, जेन रहती है, जेन। ठीक है, जेन किससे शादी करती है, एलिजाबेथ किससे शादी करती है, और लीडिया किससे शादी करती है। ठीक है, लीडिया तो एलोप कर जाती है एकम के साथ, तो एकम से शादी कर लेती है। एलिजाबेथ किससे, ये डार्सी से, मिस्टर डार्सी से शादी करती है। जेन किससे करती है, जेन आई थिंक ऐसे लिखा जाएगा, जेन। ठीक है, ये वाला जेन नहीं। ठीक है, ये बताना है। तो जेन किससे शादी करती है, 5 बेटियां रहती हैं, तो सबसे बड़ी बेटी ये रहती है, जेन रहती है, जो सब बहुत ज़्यादा लवली होती है, जेंटल होती है, और सबसे ज़्यादा ये किससे क्लोज होती है, एलिजाबेथ से। सेकंड नंबर की ये डॉटर रहती है एलिजाबेथ। ठीक है, काफ़ी विटी, काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है ये। और थर्ड नंबर की याद रखना है, थर्ड नंबर पे मैरी होती है। ठीक है, बैनेट परिवार की बात कर रही हूँ। थर्ड नंबर पे मैरी बेटी होती है, मैरी काफ़ी पेडेंटिक होती है ये।
और 4th नंबर पे किटी होती है, किटी, जिसे ना कैथरीन भी कहा जाता है, कैथरीन, किटी। और चौथे नंबर पे सबसे छोटी लीडिया होती है, ये सबसे यंगेस्ट होती है, तो ये ध्यान रखना, अनडिसिप्लिन टाइप की होती है और ये लोब भी कर जाती है एकम के साथ, ठीक है। तो जेन शादी किससे करती है? ये चार्ल्स बिंगले से करती है, चार्ल्स बिंगले से करती है। एलिजाबेथ डार्सी से करती है, मिस्टर डार्सी। लीडिया एकम से करती है, मतलब एकम के साथ ही भाग जाती है, बाद में इसकी शादी उदी करा देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सो मैंने बता दिया यहाँ पे। और ये मिसेज एंड मिस्टर बेनेट के ये सारी 5 बेटियां हैं। जोसेफ फर्स्ट जॉब इन द बॉबी हाउस होल्ड वॉज, चलिए इसका बताइए। तो बॉबी कौन रहती है? ये इसकी लैंड लेडी होती है जोसेफ की, तो बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, हेनरी फील्डिंग का ये नॉवल है, जोसेफ एंड्रयू, हेनरी फील्डिंग का नॉवल है। और जोसेफ का सबसे पहला काम बहुत छोटा होता है, जब वो बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है, वो स्कैरिंग बर्ड्स, यानी कि पक्षियों को डराने का काम उसको दिया जाता है ताकि वो फसल खराब ना करें। तो सबसे पहला काम इसका होता है स्कैरिंग बर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बॉबी कौन रहती है? इसकी लैंड लेडी रहती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे पहला काम इसका यही रहता है। जोसेफ एंड्रयू, जो जोसेफ नाम का कैरेक्टर है, और ये जोसेफ एंड्रयू किसका नॉवल है? हेनरी फील्डिंग का नॉवल है। और ये जो नॉवल है किसका पैरोडी है? तो सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमिला है ना, उसका पैरोडी किया गया है। उसमें पैमिला की चैस्टिटी दिखाई जाती है, इसमें जोसेफ अपनी चैस्टिटी बचाता है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट इज जोसेफ जॉब व्हेन लेडी बॉबी फर्स्ट नोटिसेस हिम, तो जोसेफ का जॉब क्या था जब लेडी बॉबी पहली बार उसे नोटिस करती है, तब उसका जॉब क्या था, ये बताना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, तब वो जॉब क्या था। लेडी बॉबी की नज़र ना जोसेफ पर तब पड़ी जब वो शिकारी कुत्तों की देखभाल कर रहा होता है, अटेंडिंग द हंटिंग डॉग, ठीक है, जब वो शिकारी कुत्तों के देखभाल कर रहा होता है, अटेंडिंग द हंटिंग डॉग, यानी कि वो घोड़ों की सवारी में भी अच्छा था, ये भी ध्यान रखना है, वो घोड़ों की सवारी में भी अच्छा था। लेकिन केनल के साथ काम करते समय लेडी बॉबी ने उसे नोटिस किया था जब वो अपना फुटमैन बना लिया था, ठीक है, जब उसने अपना फुटमैन बना लिया था, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वो रेसिंग मतलब ये जो क्या घोड़े की सवारी में भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेडी बॉबी उसे पहली बार नोटिस कब करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि लेडी बॉबी की नज़र ना जोसेफ पर तब पड़ती है जब वो शिकारी कुत्तों की देखभाल कर रहा होता है, और वो रेसिंग सर थॉमस हॉर्सेस, पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो घोड़ों की सवारी में भी अच्छा था, लेकिन केनल के साथ काम करते समय लेडी बॉबी ने उसे नोटिस किया और उसे अपना फुटमैन बना लिया, यानी कि पर्सनल अटेंडेंट वहीं पे बना लेती है, देखती है कि वो अच्छा भी है, इसमें भी अच्छा है। तो राइट आंसर यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, द ह्यूमन ओनर ऑफ एनिमल फार्म, चलिए इसका बताइए क्या होगा। मिस्टर जोन्स, नेपोलियन, बॉक्सर, म्यूरियल, एनिमल फार्म के बारे में बात हो रही है। द ह्यूमन ओनर कौन है? उसमें ह्यूमन ओनर की बात हो रही है, यहाँ पे कौन है वो ह्यूमन ओनर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है एनिमल फार्म। जिस फार्म पर जानवर कब्जा करते हैं उसका असली मालिक इंसान कौन था? उसका नाम मिस्टर जॉन्स था, जो कि एक शराबी लापरवाह किसान था। नेक्स्ट पे आएंगे, दिस पिग कम्पीटेड विद स्नोबॉल फॉर लीडरशिप ऑफ मैनर फॉर्म, इसका बताना है क्या होगा। नेपोलियन है, स्क्वेलर है, ओल्ड मेजर है, म्यूरियल है। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का ये जो नॉवल है ना, इसमें ना लीडरशिप की बात हो रही है, लीडरशिप की। तो जानवरों के क्रांति के बाद 2 पिग नेता बनते हैं, यानी कि जब जानवरों की क्रांति हो जाती है तो 2 पिग नेता बनते हैं, एक तो स्नोबॉल होता है और एक कौन होता है? नेपोलियन, दोनों बनते हैं। नेपोलियन सत्ता का भूखा होता है, उसने स्नोबॉल के साथ लीड के लिए प्रतियोगिता की, लास्ट में उसे फार्म से भगा देता है। तो नेपोलियन और स्नोबॉल ये दोनों बनते हैं, लेकिन लास्ट में इसके अंदर भी वही आ जाता है, लालच वालच, तो ये स्नोबॉल को भी भगा देता है उस फार्म से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाई डज सूसन वांट टू फाइंड माइकल व्हेन शी रिटर्न्स टू वेसेक्स।
इसका बताना है क्या होगा। सुसान, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुसान जो है ना, हेंचर्ड की पत्नी जिसने उसे बेच दिया था, तो ये हेंचर्ड की वाइफ रहती है सुसान। तो हेंचर्ड ने इसे बेच देता है एक फेयर में, वापस आती है क्योंकि ये बहुत गरीब हो गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन का भविष्य सुधारना होता है। तो उसे लगा कि माइकल हेंचर्ड अब अमीर है तो वह बेटी की परवरिश और शादी अच्छे से करवा सकता है, इसलिए वो वापस आती है टू हेल्प रेज एलिजाबेथ जेन प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, वाई डज फ्राफ्रे एट फर्स्ट रिफ्यूज हेंचर्ड्स जॉब ऑफर। इसका बताना है, जब हेंचर्ड पहली बार डोनाल्ड फ्राफ्रे को नौकरी का प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया है। तो जब हेंचर्ड पहली बार डोनाल्ड फ्राफ्रे को ना नौकरी का प्रपोजल देता है तो वो मना कर देता है। फ्राफ्रे जो है ये कहाँ से आया है, ये स्कॉटलैंड से आया था और इसका सपना क्या था, न्यू वर्ल्ड यानी कि न्यू अमेरिका जाने का, और वह बस रास्ते में रुका था। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा आपका डी, करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे मैच करना है आपको। चलिए मैचिंग बताना है, यहाँ पे मैच करना है। टेड ह्यूज है, ड्रेक वॉलकॉट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फिलिप लार्किन है। तो टेड ह्यू की कौन सी फेमस पोइट्री है, तो टेड ह्यू की फेमस पोइट्री कलेक्शन है क्रो क्रो, है ना, क्रो अलाइड्स। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ड्रेक वॉलकॉट का अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, डी हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या है, ब्रिचेस है, ए हो जाएगा। फिलिप लार्किन का वॉन्ट्स है, सी हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। 1 का बी है, सेकेंड डी है एंड थर्ड ए है, फोर्थ सी है। रिचर्ड स्टिल वॉज बॉर्न इन, फैक्चुअल क्वेश्चन भी हैं। रिचर्ड स्टिल वॉज बॉर्न इन, रिचर्ड स्टिल का जन्म कब हुआ था। देखिए रिचर्ड स्टिल का जन्म डबलिन में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, डबलिन में ही हुआ था। और कब हुआ था, और इनकी जो जन्म तिथि है, तो बैप्टिज्म की तारीख, बैप्टिज्म की तारीख यानी 12 मार्च 1672 मानी जाती है। तो ये था 12 मार्च 1672, ठीक है। इनकी चाहे ये बर्थ डेट मान लो, चाहे इनकी जो बैप्टिज्म डेट है, तो ये सेम ही है, 12 मार्च 1672, ये ध्यान रखना है। ए करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ पुअर एट ही इज़ ऑनेस्ट, इसका बताना है वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है ना, हिंदी मैंने बता ही दिया। राइट आंसर यहाँ पे है वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो गरीब तो यहाँ पे नहीं है, निर्धन है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वो निर्धन है फिर भी ईमानदार है, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ओके। इन विच ईयर ऑल फॉर लव वॉज पब्लिश्ड, किस ईयर में ऑल फॉर लव पब्लिश हुआ था, ये बताना है किस ईयर में ऑल फॉर लव पब्लिश हुआ था। तो जॉन ड्राइडन का ये जो ऑल फॉर लव है ना, ये जो प्ले है, ये 16, ठीक है। तो ऑल फॉर लव का याद रखना कि 1677 में ये लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था। बाद में इसको ना 1678 में पब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखना। 1678 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, ओके। नेक्स्ट, ऑल माई सन्स इज रिटन बाय आर्थर मिलर हु वॉज, और ये जो ऑल फॉर लव है ना, ये एंटनी क्लियोपेट्रा की स्टोरी पर बेस्ड है, जो शेक्सपियर का सीक्वल है, सीक्वल नहीं बोल सकते, शेक्सपियर का जो एंटनी क्लियोपेट्रा है उसको नए तरीके से लिखा गया है। इसमें यूनिटीज़ ऑफ टाइम का भी इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ का भी फॉलो किया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ऑल माई सन्स ये आर्थर मिलर ने लिखा है। ये कौन थे, आर्थर मिलर, ये कौन थे। सो राइट आंसर यहाँ पे ये कौन थे, ध्यान रखना है। आर्थर मिलर अमेरिका के एक बहुत ही फेमस प्ले राइट थे, और इनका फेमस प्ले वही था डेथ ऑफ अ सेल्समैन ऑल माई सन्स, है ना। तो ये अमेरिकन प्ले राइट थे, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक अमेरिकन प्ले राइट थे, ये ध्यान रखना है। और इनका फेमस प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन ऑल माई सन्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द रिटन द लंचन, लंचन किसने लिखा है, तो ये मॉगम साहब हैं, ठीक है। मॉगम है, सॉमरसेट मॉगम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें राइटर क्या करते हैं, एक लेडी को मिलते हैं, महंगा लेडी ना राइटर को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती है लंच के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे।
द लाइन है अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विद स्पेन द गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन इज टेकन फ्रॉम। देखिए इसमें गोरिल्ला है, मैंने ये पढ़ाया था, ये भी कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। गोरिल्ला यहाँ पे बात हुई है, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, इसमें ये लाइनें हैं ना, गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन, ये ड्रेक वॉलकॉट की पोइट्री से लिया गया है। पोइट्री का नाम है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, वहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका है ना, केन्या में माओ माओ अपराइजिंग पर बेस्ड है। केन्या में माओ माओ विद्रोह हुआ था, उस पर बेस्ड है। और ये विद्रोह किसने किया था, एक ट्राइब थी केन्या में जिनका नाम था किक्यू ट्राइब, उन्होंने किया था। द कंप्लीट नेम WB ईट्स, तो विलियम बटलर ईट्स। नेक्स्ट, शॉ वॉज, शॉ कौन थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जब डबलिन में, ये फिर से रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन, ना, तो ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्या है, एक आयरिश ड्रामेटिस्ट है क्योंकि इनका जन्म डबलिन में हुआ था और डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। हु स्पीक्स वाई शुड लव स्टिक टू द शेप ऑफ अ सिंगल बॉडी, ये किसने कहा है, वाई शुड लव स्टिक टू द शेप ऑफ अ सिंगल बॉडी, ये बात किसने कही है, ठीक है, ये बात किसने कही है। देवदत्त, कपिला, फीमेल कोरस या हैवदन, कौन कहता है ये बात, बताना है। तो देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें ना ग्रीस कर्नाड का जो प्ले है हैवदन, ठीक है, हैवदन में है। और ये लाइनें मेनली देखा जाए इस प्ले की जो मेन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, क्या प्यार शरीर से होता है या दिमाग से, है ना, इस प्ले का यही मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना कि क्या प्यार बॉडी से होता है या माइंड से। तो ये लाइन ना फीमेल कोरस द्वारा बोली जाती है, जो हीरोइन पद्मिनी होती है ना, उसकी जो इंटरनल जो डिज़ायर है उसकी उलझन को दिखाती है, तो फीमेल कोरस द्वारा बोली जाती है, ध्यान रखना है। हु इज़ हैवदन, हैवदन कौन होता है, देखिए हया, HAYA, हया, है का मतलब क्या होता है, हॉर्स, घोड़ा, और वदन, VADANA, वदन, वदन का मतलब क्या होता है, मुख, ठीक है। तो है वदन वो कैरेक्टर है जिसका शरीर इंसान का है लेकिन सिर क्या है, घोड़े का है, और वो अपने इनकम्प्लीटनेस से बहुत परेशान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ हॉर्स फेस्ड ह्यूमन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज यूनिक इन द प्ले ऑल फॉर लव, तो ऑल फॉर लव में यूनिक कौन है, एलेक्सिस है, चामियान है, डोलाबेला है, इरोस है, कौन है ये यूनिक ऑल फॉर लव में, ये बताना है, ओके। तो कौन है, देखिए राइट आंसर क्या हो, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो क्लियोपेट्रा और एंटनी पर बेस्ड है। इसमें एलेक्सिस जो है ना वो रानी क्लियोपेट्रा का नौकर है, यही एक यूनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का थीम क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का थीम क्या है, लव, ह्यूमर, रियलिज्म या नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही इजी है, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी थीम की अगर हम बात करेंगे, ये जो बेन जॉनसन, ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ना, ये बेन जॉनसन द्वारा शुरू की गई है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के मेन उद्देश्य क्या होता है, समाज के असली लोगों के उनके अजीब व्यवहार को दिखाना था, यही तो था ना। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या दिखाया जाता था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में बेन जॉनसन जाने जाते हैं, और इसमें मेन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मेन उद्देश्य ये था समाज के जो असली लोग हैं उनकी जो अजीब हरकतें हैं, उनके जो अजीब व्यवहार है उसको दिखाना। ये फिक्शनल रोमांस के बजाय रियलिज्म पर आधारित है, ताकि लोगों को जैसे वे हैं, द मेन एज दे आर, जैसे आदमी है वैसे ही दिखाया जाए। तो रियलिज्म पर ये आधारित है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। वह करतब करते हुए मर गया, चलिए वह करतब करते हुए मर गया, इसका क्या होगा, चलिए इसका बताइए क्या होगा। वो करतब करते हुए मर गया, करते हुए यानी कि काम करते हुए, ठीक है। मरने के लिए इंग्लिश का क्या, डाइड इन हार्नेस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मर गया इसलिए डाइड यानी कि V2 आएगा। ही डाइड इन हार्नेस, ये अभी कल ही मैंने जो ग्रामर का क्लास कराया था उसमें था। चलिए, इट्स ऑल मैटर ऑफ फेट, हु सेड, किसने कहा, इट्स ऑल मैटर ऑफ फेट, ये बात किसने कही है,
ये बात बैचलर ऑफ आर्ट की है, लेकिन किसने कहा है बैचलर ऑफ आर्ट में कि ये सारा मैटर खेल भाग्य का होता है, सारा खेल किसका होता है, भाग्य का होता है। किसने ये बात कही है, ठीक है, ये बताना है। देखिए ये बात होती कब है, आर के नारायण के नॉवल में बैचलर ऑफ आर्ट्स में, जब चंद्रन की शादी मालती से नहीं हो पाती, यानी कि उनकी कुंडली नहीं मिलती है, तो बहुत ही निराश हो जाता है। और निराशा में जो चंद्रन की मदर होती हैं वो बोलती हैं कोई बात नहीं, इट्स ऑल मैटर ऑफ फेट, ये सब भाग्य का खेल है। तो मदर इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नारायण्स कैरेक्टर आर फ्रॉम, आर के नारायण के जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ के मिलेंगे आपको। आर के नारायण की कहानियाँ ना, काल्पनिक शहर उनका क्या है, फिक्शनल शहर, जो अपने वो नॉवेल्स में अपने वर्क में डालते हैं, मालगुड़ी, ठीक है, मालगुड़ी में सेट होती है इनकी कहानियाँ। और मालगुड़ी कहाँ पे है, ये साउथ इंडिया का एक शहर है, इसलिए इनके जो कैरेक्टर हैं वो साउथ इंडिया के होते हैं। कहाँ के होते हैं, साउथ इंडिया के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, What name does चंद्रन give to the girl he loves in the Bachelor of Art? चलिए इसका बताइए क्या हुआ। चंद्रन जिस लड़की को सरयू नदी के किनारे देखता है और उससे एक तरफा प्यार करने लगता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मालती रहता है। कहाँ गई मालती, मालती। और शादी किससे हो जाती है, सुशीला से, लास्ट में सुशीला से शादी होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, मालती से होता है, ये आपने ध्यान रखना है, मतलब मालती से उसको प्यार हो जाता है, शादी सुशीला से होती है। इन द नावल कांथापुरा आफ्टर लैथी चार्ज मेनी वुंडेड मेन वेंट टू, चलिए इसका बताइए क्या होगा। तो कांथापुरा ये किसका नावल है, राजा राव जी का नावल है। और जब वो लाठी चार्ज है, जब पुलिस के लाठी चार्ज और अत्याचार के बाद गांव के कई लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, और कई घायल लोग और जो शरणार्थी होते हैं, जो रिफ्यूजी होते हैं, उनके पास एक स्थान पर चले जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, काशीपुरा गांव। तो वो सब कहाँ चले जाते हैं, काशीपुर कहा गया है, काशीपुरा नाम रहता है। अब काशीपुरा तो है नहीं यहाँ पे, काशीपुर है तो हम बी पे जाएंगे, बी वाले ऑप्शन को हम लगाएंगे, ठीक है, काशीपुरा गांव रहता है, तो ये ध्यान रखना है। जो घायल आदमी सब कहाँ चले जाते हैं, एक जगह पर चले जाते हैं, चाहे वो घायल लोग हो चाहे वो रिफ्यूजी लोग हो, वो काशीपुरा चले जाते हैं। इन द नावल कांथापुरा द रेवरेंड गॉडेस ऑफ द विलेज वॉज, तो कांथापुरा गांव के जो लोग हैं ना, अपनी ग्राम देवी किसकी पूजा करते थे, कौन सी देवी की पूजा करते थे, उनका मानता था कि ये देवी उनकी बीमारियों और मुसीबतों से रक्षा करती हैं, तो कंचम्मा, कौन सी, कंचम्मा, ये ध्यान रखना, कंचम्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु गेव अ कोट टू द नेक्ड जोसेफ लाइंग इन द डिच, इसका बताना है क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जब जोसेफ एंड्रयू को ना डाकू ने लूटकर उसको बिना कपड़े के करके खाई में फेंक दिया जाता है, तो वहाँ से एक स्टेज कोच गुजरती है। एक स्टेज कोच मतलब एक घोड़ा गाड़ी गुजरता है, तो अमीर यात्री ने उसे कपड़ा देने से मना कर दिया, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले जो पोस्टिलियन थे, यानी कि जो सवार थे, उन्होंने अपना कोट, ग्रेट कोट दिया था। तो किसने कोट दिया था, वो पोस्टिलियन ने दिया था। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोट किसने दिया था, नेक्ड जोसेफ, जो वो डिच में पड़ा हुआ था, नेक्ड वे में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन अपीयर्ड इन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब आया था, चार्ल्स डिकन का ये नॉवल है, और ये 1861 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1861 में, 1861 में ये आया था। और ऐसा कहा जाता है इससे पहले 1860 या 61 के मैगजीन में किस्तों में ये सीरीज में छपा था, तो 1861 इज करेक्ट। हु हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ रिलीजियस पोएट हु राइट्स नॉवल, इसका बताना है, किसे ना अ रिलीजियस पोएट हु राइट्स नॉवल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, ये किसे कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये विलियम गोल्डिंग के लिए कहा जाता है, विलियम गोल्डिंग के लिए। उनका जो नॉवल है ना, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो बहुत ज़्यादा डीप ना मॉरल और रिलीजियस विषय पर आधारित है, जैसे कोई कविता हो, जैसे पाप बुराई आत्मा पर, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 1869, 2 अक्टूबर
1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम चेयरमैन ऑफ द इलाहाबाद म्यूनसिपैलिटी, इसका बताना है। ठीक है, इनकी बात अगर करेंगे जवाहरलाल नेहरू की तो 1923 में, ठीक है, 1923 में इलाहाबाद नगर पालिका के ये चेयरमैन पढ़ाते पढ़ाते चेयरमैन को चेयरमैन पढ़ दिया कुछ भी, तो यहाँ पे 1923 इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चेयरमैन है ना, वो कैरेक्टर किसमें, एंटोनियन क्लोपेट्रा में चेयरमैन नाम का कैरेक्टर, तो कहीं भी वो उसको इतना ज़्यादा दिमाग में आ गया ना, तो चेयरमैन को चेयरमैन पढ़ लिया। खैर, 1923 में ध्यान रखना है, ये बने थे, क्या बने थे, ये चेयरमैन बने थे, मतलब अध्यक्ष बने थे। इन द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, इन द ओल्ड मैन एंड द सी सेंटियागो इज, तो ओल्ड मैन एंड द सी में जो सेंटियागो है वो क्या है, सेंटियागो। ओल्ड मैन एंड द सी में ध्यान रखना है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात आ रही है ना, तो 1952 में ये आया था नॉवल, 1952 में, और 1953 में, ऐसे याद कर सकते हो सभी, ये नॉवल आया है 1952 में। 1953 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिलता है, किनको, हेमिंग्वे जी को। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पुलित्जर प्राइज़ सिर्फ अमेरिकन को ही मिलता है, तो हेमिंग्वे अमेरिकन थे ना, तो ध्यान रखना है पुलित्जर प्राइज़ उन्हें ही मिलता है। तो 1953 में पुलित्जर प्राइज़ हेमिंग्वे को मिला, हेमिंग्वे को। फिर क्या था, 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ऐसे तीनों याद रख सकते हो एक साइड, ठीक है। और 1953 में पुलित्जर प्राइज़ किस वर्क के लिए मिला था, तो ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। ये एक नोवेला है, ये एक नोवेला है, इसकी वजह से इनको मिला था। लेकिन 1954 में नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था, तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए कहा गया था कि इनको साहित्य के लिए मिल रहा है, और स्पेशली इस वर्क का भी मेंशन किया गया था स्पेशली, तो इसमें भी इस वर्क का हाथ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको याद रखना है, ओके। खैर, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो सेंटियागो है ये कौन है, तो सेंटियागो याद रखना, सेंटियागो कौन है, सेंटियागो एक बूढ़ा क्यूबन है ना, क्यूबन फिशरमैन है, ये ध्यान रखना, सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटियागो एक बूढ़ा क्यूबन मछुआरा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये हवाना के पास रहता है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को नहीं याद रखना, बस आपने ओल्ड मैन एंड द सी को इसको याद रखना है। एक मैनोलिन करके है जो इसका साथी रहता है, वो उसको भी याद रखना है। मार्लिन मछली मिलती है। हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन, देखिए मैंने अभी ऊपर बताया, तो 1954 इज़ करेक्ट, इनको लिटरेचर के लिए मिलता है, लेकिन ये नाम स्पेसिफिक ये नाम भी उनको मेंशन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में, और 1953 में इनको क्या मिला था, ओल्ड मैन एंड द सी के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था। आ जाते हैं नीचे। हु अटेम्प्ट द ब्रिंग एलिजाबेथ जेन एंड फ्रा फ्रे टुगेदर, चलिए इसका बताइए क्या होगा। हु अटेम्प्ट टू ब्रिंग एलिजाबेथ जेन एंड फ्रा फ्रे टुगेदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर बात शुरुआत में क्या होता है, ठीक है, देखिए शुरुआत में क्या होता है, तो यहाँ पे खिलाफ कौन होता है, एलिजाबेथ जेन एंड फ्रा फ्रे टुगेदर की, तो सुसान हेंचर्ड होती हैं, इसकी मदर होती है। शुरुआत में तो मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में खिलाफ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What does Lucetta, the mysterious lady from Jersey, want from Michael? चलिए इसका बताइए क्या होगा। लुसेटा रिक्वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। लुसेटा क्या होता है, लुसेटा जिसके पहले हेंचर्ड के साथ अफेयर था, जो लुसेटा होती है ना, हेंचर्ड का इसी के साथ अफेयर था, वो कहाँ पे आती है, कैस्टरब्रिज आती है, और वो हेंचार्ड से अपना ओल्ड लव लेटर्स वापस मांगती है। अपने पुराने जो पत्र होते हैं वो हेंचार्ड से मांगती है, ताकि उसकी बदनामी ना हो, क्योंकि अब वह फ्रा से शादी करना चाहती है, तो हर ओल्ड लव लेटर्स मांगती है। नेक्स्ट, इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज द ऑक्शन प्राइस फॉर अ वाइफ एंड चाइल्ड इज, तो ऑक्शन प्राइस क्या होता है, वो कितने प्राइस में अपने वाइफ और चाइल्ड को बेच देता है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में,
तो नॉवल में पहले ही सीन में दिखाया गया है कि शराब के नशे में हिंचर्ड अपनी पत्नी सुसान और अपनी बच्ची को एक मैरिनर को 5 गिनीज में बेच देता है। ठीक है, कितने में? 5 गिनीज में बेच देता है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, 5 गिनीज। गिनी उस समय की, ये जो गिनी थी ना, वो उस टाइम की एक मुद्रा थी। इन वेडन प्रायर्स द हिंचर्ड स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट एट, इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए वेडन प्रायर्स, ये जो वेडन प्रायर्स है ना, वेडन प्रायर्स के मेले में हिंचार्ड का जो परिवार था वो एक फ्यूरिमिटी टेंट में नाश्ता खाने के लिए रुकते हैं। तो कहाँ पे रुकते हैं? रिफ्रेशमेंट होने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए वो कहाँ पे रुकते हैं? तो एक फ्यूरिमिटी टेंट में रुकते हैं, ये ध्यान रखना है। फर्मिटी टेंट में रुकते हैं। फर्मिटी क्या होता है? फर्मिटी एक प्रकार की खीर या दलिया होती है जिसमें हिंचार्ड चुपके से रम मिलाकर पीता है और नशा कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्मिटी टेंट। नेक्स्ट, इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडिस हु हैज एल्डेस्ट ऑफ द 5 डॉटर्स ऑफ द मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में बात करेंगे, सबसे बड़ी बेटी, 5 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी कौन होती है? तो जेन होती है। अभी मैंने बताया ऊपर, एलिजाबेथ 2nd नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे मैरी आती है, 4th नंबर पे किटी आती है, 5वें नंबर पे लीडिया आती है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो जैन बेनेट है ये सबसे बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है। ठीक है, उसके बाद 2nd नंबर पे ये होती है एलिजाबेथ, जिसकी उम्र कितनी होती है? 20 साल की। फिर 3रे नंबर पे मैरी आती है, मैरी आती है, ये 3rd नंबर पे होती है। ठीक है, 3rd नंबर पे होती है। 4थे नंबर पे किटी आती है, जिसे कैथरीन भी कहते हैं, किटी, ये 4थे नंबर पे। 5वें नंबर पे लीडिया आती है, ये सबसे छोटी बेटी होती है, यंगेस्ट डॉटर, जिसकी उम्र कितनी होती है? 15 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेटी का पूछा जा रहा है, तो जेन बेनेट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस हु फेल इन लव विद मिस्टर बेंगले फर्स्ट। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में सबसे पहले मिस्टर बेंगले से कौन प्यार करता है? ये ध्यान रखना है। मिस्टर बेंगले से कौन प्यार करता है? बिंगले, है ना। तो जब ये ध्यान रखना है, जब अमीर और मिलनसार मिस्टर बेंगले, काफ़ी अमीर होता है, थोड़ा फ्रेंडली भी होता है, ये नेदरफील्ड पार्क में रहने आते हैं, तो वे एक डांस पार्टी में जेन बेनेट से मिलते हैं। दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जेन उनसे प्यार करने लग जाती है। और एलिजाबेथ किससे शादी करती है? डार्सी से, लीडिया एक्कम से। विच कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन 2 वर्जिन। 2 वर्जिन में कौन सा कैरेक्टर इसमें नहीं है? 2 वर्जिन में कौन सा कैरेक्टर नहीं पाओगे आप 2 वर्जिन में? ठीक है, कौन से कैरेक्टर को आप नहीं पाओगे? देखिए, कमला मार्कंडेय का ये नॉवल है 2 वर्जिन, है ना। इसमें 2 बहनें मेन हैं। एक तो सरोजा है जो कहानी को भी 3rd पर्सन बनकर कहानी को नरेट भी करती है, और एक बहन है ललिता। ये 2 बहनों पे कहानी है, सरोजा एंड ललिता। तो मिसेस मेंडोजा, ये जो मिसेस मेंडोजा है ना, ये वो टीचर है जो ललिता को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोवोक करती है, या यूँ बोलो प्रोत्साहित करती है। यही है मिसेस मेंडोजा। और इसमें याद रखना, विमला जो कैरेक्टर है, ये कोई कैरेक्टर इस नॉवल में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ललिता भी है, मिस मेंडोजा भी है, और सरोजा भी हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द ग्रेप्स ऑफ रैथ इज़ एन अमेरिकन नॉवल। इसका बताना है क्या होगा। द ग्रेप्स ऑफ रैथ इज़ अ अमेरिकन नॉवल, यहाँ पे हमें बताना है। देखिए, ये जो नॉवल है ना, द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ये जॉन स्टीनबेक का नॉवल है। और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, यानी कि जब महामंदी हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एक गरीब किसान का परिवार था, वो काफ़ी संघर्ष और सच्ची और कड़वी तस्वीर पेश करता है इसमें। और ये समाज की ना रियलिटी को दिखाता है, इसलिए ये एक रियलिस्ट नॉवल है। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल द स्कारलेट लेटर। तो द स्कारलेट लेटर की हीरोइन कौन है? देखिए, जो मेरा प्रैक्टिस होगा वो ऐसे ही जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलूँगी, आपको रिकॉल कराते चलूँगी, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग तो ज़रूर होगा। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, कैसे भी देखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि आप कैसे देखते हो वीडियो को। बाकी मेरा समझाने का जो तरीका रहेगा, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे थ्योरी हो, वही रहेगा। तो स्कारलेट लेटर की हीरोइन कौन है?
पर्ल है, क्लरिसा है, हेस्टर प्रिन है, लुक्रेजिया। देखिए लुक्रेजिया जो है ये किस में आती है, ये तो मिसेस डैलोवे में है, स्मिथ की पत्नी रहती है, तो ये तो होगी नहीं। क्लैरिसा भी आपकी मिसेस डैलोवे में आते हैं। बचा पर्ल एंड हेस्टर प्रिन, दोनों में से कौन कैरेक्टर है, स्कारलेट लेटर की। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा हेस्टर प्रिन, ये है नथानियल। ये जो स्कारलेट लेटर किसका नॉवल है, ये नथानियल हॉथॉर्न का। इसमें जो हीरोइन है वो हेस्टर प्रिन है, और ये जो हीरोइन है ना ये एडल्ट्री, इस पर ना क्या आरोप लगा हुआ है, एडल्ट्री का। एडल्ट्री के आरोप में इसको सज़ा मिलती है और इसे अपनी ब्रेस्ट पर हमेशा लाल रंग का ए, ठीक है, ए पहनना पड़ता है। स्कारलेट लेटर ए पहनना पड़ता है हमेशा, जो उसे एडल्ट्री का बताता है। तो ये ध्यान रखना, ए फॉर एडल्ट्री। द नॉवल मिसेस डैलोवे इज़ अ, मिसेस डैलोवे ये क्या है, ये मिसेस डैलोवे ये नॉवल है बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये क्या है, तो इसमें जो कैरेक्टर है ना उनके मन में अंदर चल रहे थॉट, मेमोरीज, इमोशन पर सेंटर्ड है, यानी कि बाहरी घटनाओं से ज़्यादा कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो उस पर बेस्ड है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इसमें इन्होंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉवल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। प्लॉट ऑफ द नॉवल एनिमल फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू, तो एनिमल फॉर्म का जो ये जो नॉवल है ना प्लॉट, इसका प्लॉट जो है वो कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 10 चैप्टर्स, 12, 8 या 20। तो ध्यान रखना ये जो नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का, ये जो नॉवल है, नॉवेल आप बोल सकते हो, नहीं नॉवल, ये एनिमल फॉर्म को कुल 10 चैप्टर्स में बांटा गया है। कितने में, 10 चैप्टर्स में। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड किया गया। द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट वाज पब्लिश्ड, चिन्मा एचबे का ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये अफ्रीकी नॉवल है। चिन्मा एचबे ना फादर ऑफ अफ्रीकन, तो ये ध्यान रखना। और ये अफ्रीकी नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट ये 1958 में पब्लिश हुआ था। कब, 1958 में ये पब्लिश हुआ था, तो ये अपने ध्यान रखना है। और ये नाइजीरिया के इग्बो समाज और कोलोनाइज्ड के प्रभाव की कहानी है। नाइजीरिया में इग्बो कम्युनिटी है, उसकी कहानी है। इन द वेस्टलैंड ओड अंड लियर डैश मियर, बताना है इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, ओड अंड लियर डैश मियर। ये आपके वेस्टलैंड में मिलेगा, तो ये कहाँ मिलेगा, वेस्टलैंड में मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड में रिचर्ड वैगनर के ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइसोलेड, ये जो ना जर्मन लाइन ली गई है, ये क्या है, एक जर्मन लाइन ली गई है, जैसे कि रिचर्ड वैगनर, ठीक है, वैगनर। तो इनका एक ओपेरा है TRISTAN ट्रिस्टन UNDISOLDE। ये जो लाइन है ना ये एक जर्मन लाइन ली है, तो इसका मतलब ये हुआ समुद्र वीरान और खाली है, यानी कि डेसोलेट एंड एम्प्टी इज द सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जो ट्रिस्टन है, मतलब ऐसा कहा जाता था, तब कहा जाता था कि जो प्रेमी है, यानी कि प्रेमी मतलब ट्रिस्टन, लवर, प्रेमी, जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका मतलब आइसोल्डे, ये प्रेमिका है, ठीक है। तो जो प्रेमी है, ऐसा तब कहा जाता था, जो प्रेमी यानी कि ट्रिस्टन अपनी प्रेमिका यानी कि आइसोल्डे के जहाज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जो समुद्र है वो खाली दिखता है, यहाँ पे कोई आशा नहीं है। तो डेसोलेट एंड एम्प्टी इज द सी, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। इन द वेस्टलैंड विच वर्क डज इलियट नॉट साइट, इसका बताना है क्या होगा। इन द वेस्टलैंड विच वर्क डज इलियट नॉट साइट, ये बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में कई पुराने जितने भी महान ग्रंथ है ना उनका हवाला दिया। साइट मतलब क्या होता है, हवाला। तो यहाँ पे वही पूछ रहा कि वेस्टलैंड में कौन से वर्क का इलियट ने हवाला नहीं दिया है, रेफरेंस नहीं दिया है। हवाला भी बोल सकते हो, रेफरेंस भी बोल सकते हो, रेफरेंस या फिर आप एल्यूजन भी बोल सकते हो, एल्यूजन नहीं दिया है। तो इन्फर्नो, हैमलेट, स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑन द रोड, किसका एल्यूजन टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में नहीं दिया है।
इन्फर्नो का दिया है, ये डांटे का है, बिल्कुल करेक्ट है। द इन्फर्नो ये डांटे का वर्क है और इसका इन्होंने एल्यूजन दिया है। हैमलेट का दिया है, ये शेक्सपियर का है, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेनिश ट्रेजेडी इनका भी एल्यूजन उन्होंने दिया है, थॉमस किट का है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ऑन द रोड ये नहीं दिया है, ऑन द रोड जो है ना ये नहीं दिया है, ठीक है। ऑन द रोड ये किसका नॉवल है, ये जैक केरुआक का नॉवल है, केरुएक, KERO, KERUAC, केरुएक, जैक केरुएक का ये नॉवल है जो 1957 में आया था। बीट जनरेशन, ध्यान रखना है, ये जो जैक केरुएक को कैसे याद रखोगे, बीट जनरेशन में ये पाए जाते हैं, ये आते हैं राइटर। जबकि वेस्टलैंड कब लिखी गई थी, 1922 में लिखी गई थी, इसलिए इसका जिक्र कैसे हो सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है ना, कैसे इसका जिक्र दे देंगे, ये ज़बरदस्ती क्या, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, ये बीट जनरेशन से बिलोंग करते हैं जैक केरुएक। एट हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल इन 1947-48 पिंटर प्लेड द रोल। मुझे लग रहा है उसका क्वेश्चन ज़्यादा है लिटरेचर का। चलिए इसका बताइए क्या होगा। हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल इन 1947-48 पिंटर प्लेड द रोल्स। 113 पे हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए, जो फेमस प्ले राइट थे हैरोल्ड पिंटर ने अपने स्कूल के दिनों में हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल में जो मतलब उन्होंने प्लेज में परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हैकनी डाउन ग्रामर स्कूल में 1947-48 में पिंटर ने प्ले किया था, मतलब प्ले में उन्होंने भाग लिया था, तो किसका रोल किया था। तो ये फेमस प्ले राइट थे हैरोल्ड पिंटर। अपने स्कूल जब ये पढ़ते थे ना, अपने स्कूल के दिनों में, उस समय जब परफॉर्म होते थे, जैसे कि पार्टिसिपेट इन्होंने किया अब प्लेज में, तो किसका इन्होंने परफॉर्म किया था, किसका इन्होंने रोल किया था, तो इन्होंने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ और रोमियो की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इनको बहुत तारीफ मिली थी अपने स्कूल में। तो वहाँ पे जो प्लेस का नाटक हो रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने मैकबेथ बने थे एंड रोमियो बने थे, तो काफ़ी तारीफ हुई थी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीडोनिम्स डिड पिंटर नॉट यूटिलाइज। चलिए इसका बताइए क्या होगा। उसके बाद तो आपका यहाँ पे ख़त्म ही है, क्योंकि मैंने पैसेज को हटा दिया था, 5 ही क्वेश्चन पैसेज था, उसको हटा दिया था। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्यूडोनिम डिड पिंटर नॉट यूटिलाइज। तो पिंटर यहाँ पे बताना है कि पिंटर कौन सा स्यूडोनिम को नहीं यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे बात अगर हम करेंगे, हैरोल्ड पिंटर ने अपने करियर की शुरुआत में जब वो एक्टिंग करते थे ना, तो उन्होंने डेविड बैरन करके बहुत यूज़ किया था ये नाम, ये उन्होंने स्यूडोनिम यूज़ किया था। और हैरोल्ड पिंटा करके भी ये यूज़ करते थे, ठीक है। ये पुर्तगाली वर्जन जैसा लगता है और ये उनके यहूदी जो मूल से जुड़ा हो सकता है, ये इन्होंने लिया था। और हैरोल्ड बैरन करके नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे शायद स्पेलिंग एरर है। डेविड बैरन करके इन्होंने ये स्यूडोनिम यूज़ किया था, लेकिन जॉन ग्रे नाम का इन्होंने नहीं यूज़ किया है। यहाँ पे जो एकदम जॉन ग्रे है, इस नाम का स्यूडोनिम इन्होंने कहीं यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो अगर कोई यहाँ पे सही होगा तो जॉन ग्रे नाम उन्होंने नहीं यूज़ किया है, बाकी उन्होंने डेविड बैरन, हैरोल्ड पिंटा करके इन्होंने यूज़ किया है। और यहाँ पे हैरोल्ड बैरन नहीं है, यहाँ पे डेविड बैरन हो सकता है, हैरोल्ड बैरन करके भी उन्होंने ऐसा कहीं यूज़ नहीं किया है। और जॉन ग्रे तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है, जॉन ग्रे जैसा कोई नाम उन्होंने यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। बाकी डेविड बैरन, ये उनके रिकॉर्ड से पता चलता है, उनका सबसे फेमस स्टेज नाम था ये, ठीक है। जब वो एक्टिंग करते थे, उनका सबसे फेमस स्टेज नेम था। और जॉन ग्रे और हैरोल्ड बैरन उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया, ये दोनों नहीं यूज़ किया है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, डेविड बैरन का नाम इन्होंने यूज़ किया है। कुछ पोइट्री के लिए इन्होंने हैरोल्ड पिंटा का नाम भी यूज़ किया है, लेकिन ये दोनों नहीं यूज़ किया, तो दोनों को ही मान के मैं चलूँगी, दोनों ही गलत है। इन द वेस्टलैंड विच मंथ इज़ द क्रूलेस्ट। तो वेस्टलैंड में कौन सा मंथ है जो सबसे क्रूर है, तो अप्रैल है, ये ध्यान रखना। अप्रैल को ये कहते हैं बहुत क्रूर, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सूखी मरी हुई धरती में नई जान और याद जगा देता है, जो काफ़ी दर्दनाक है। इसलिए जो ठंडक है, जो विंटर है, वो बेहतर थी क्योंकि उसने सब कुछ सुला रखा था, तो इसलिए वो अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कहते हैं। कौन, टी.एस. एलियट। तो ये थे भाई आपका 150 क्वेश्चन, जिसमें मैंने हटा दिया था, और यहाँ पे एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो वीडियो लेंदी हो जाती है।
तो आप चाहते हो क्या कि वीडियो को हम ऐसे क्वेश्चन आंसर बताते चलें, एक्सप्लेन ना करें? तो ये भी बताइएगा, हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए बाय बाय। अपना फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।